इन द मीनवाइल कितने लोग हैं जो आज हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं? आप में से कितने लोग हैं जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं? प्लीज जस्ट काइंड ऑफ बता इंजीनियरिंग दो। लास्ट ईयर है मेरा। इंजीनियरिंग लास्ट ईयर है, ओके। एनीबडी हियर हु इज नॉट completed the graduation or not in the graduation? ओके, ठीक है। I'm the one. ओके, ठीक है। एक आइडिया तो मुझे मिल गया है कि है काफी लोग हैं जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, परफेक्ट, नो इश्यूज। ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरा स्क्रीन आप लोग सब देख पा रहे हैं? Yes. Yes. ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, ठीक है। सो मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे, अरे मैंने कुछ इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं और डायरेक्ट मैं एक्सेल पर आ गया हूँ। सो ऐसा तो नहीं है कि आप में से किसी ने भी एक्सेल को कभी देखा नहीं होगा। ऐसा कोई है हमारे बीच जो, और हम लोग काफी ऑनेस्ट रहेंगे, हमारे जो आंसर्स रहेंगे वो काफी ऑनेस्ट रहेंगे। हमें किसी देखो, शर्म नहीं करना है बिल्कुल भी, हम लोग यहाँ सीखने के लिए हैं। तो अगर कोई है जिसने कभी भी एक्सेल नहीं देखा है या एक्सेल पर काम बिल्कुल भी नहीं किया है, वो प्लीज मुझे अपने जवाब को चैट बॉक्स में दे सकता है। यू कैन इवन पुट इट प्राइवेटली टू मी, आई वोंट बी डिस्क्लोजिंग, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा किसने मुझे क्या लिखा है, लेकिन ये जरूरी होगा क्योंकि जैसे कि एक प्रैक्टिशनर को समझना पड़ता है कि उसके लर्नर की नीड क्या है, तो मुझे समझना है कि आप लोग आज जो सेशन में हो, आपका लेवल क्या है और आप लोग इस सेशन से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो। देखो, 2 घंटे में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं आपको पूरा एक्सेल सिखा दूंगा, लेकिन ओके ग्रेट। सो आई हैव गॉट, नहीं मुझे किसने काम किया है वो नहीं, बट कोई है यहाँ पे जिसने काम नहीं किया है बिल्कुल भी, मतलब कभी भी एक्सेल नहीं देखा हो? ओके, माशाल्लाह हमारे पास काफी एक्सपीरियंस्ड लोग भी हैं, तो मेरे लिए बेंचमार्क और एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ चुका है। बट ग्रेट, ठीक है। सो एक अंदाजा मुझे मिल चुका है कि आप सबने एक्सेल पर काम किया जरूर है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग एक्सेल के कुछ ऐसे फीचर्स देखने वाले हैं जो एक माफ करना, खांसी काफी हो रही है मुझे। या तो एक्सेल के ऐसे कुछ फीचर्स देखेंगे जो आज के सेशन को मजेदार भी बनाएगा और साथ ही साथ आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। देखो, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग एक्सेल को यूज तो जरूर करते हैं, लेकिन कभी भी हमने उसको डेटा एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देखा नहीं होगा, या कभी भी हमने ये नहीं सोचा होगा कि इस पर्टिकुलर फीचर से ये हो सकता है। और मैं काफी प्रैक्टिकल सोच रखने वाला हूँ। आई डोंट यूज प्रेजेंटेशंस एंड ऑल व्हाइल टीचिंग माय सब्जेक्ट। बहुत रेयरली मैं प्रेजेंटेशंस का इस्तेमाल करता हूँ, वो भी सिर्फ बुलेट पॉइंट्स, लेकिन मैं अभी आज प्रेजेंटेशन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा। आई विल डायरेक्टली मूव इनटू माय एक्सेल फाइल। ओके, सो आप सब ने कभी ना कभी तो नंबर सीरीज जनरेट की होगी, तो आज हम लोग देखेंगे कि नंबर सीरीज कैसे जल्द से जल्द जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर सीरीज नॉर्मली कैसे जनरेट की जा सकती है। सो बिफोर आई एक्चुअली टॉक अबाउट नंबर सीरीज, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आप सबसे कि आपका जो लेवल है, मतलब क्विकली, मतलब अगर आप बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस, ये 3 वर्ड्स यूज करके चैट बॉक्स में सिर्फ इतना लिख दीजिए कि आप अभी फिलहाल एक्सेल के किस लेवल पर हैं। जस्ट पुट दैट इन द चैट बॉक्स, उतना आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, यू कैन जस्ट से ओके। तो है हमारे बीच कुछ लोग हैं जो इंटरमीडिएट है, बिगनर्स भी है और एडवांस भी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के इस सेशन में मेरे तरफ से आपके लिए हर लेवल के लोगों के लिए कुछ ना कुछ होगा। बट कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो शायद से बिगनर्स को बिल्कुल ना समझ आए, या एडवांस लेवल के लोगों को लगे कि अरे ये तो बहुत ही बेसिक है। तो प्लीज उसके लिए जस्ट बेयर विथ मी, मतलब ये जरूरी है कि हम सबको एंगेज रखें, क्योंकि ये जो वेबिनार की जो कोशिश है या जो सीरीज जो हम
रन कर रहे हैं MWF की तरफ से, आई थिंक इट हैज टू अकोमोडेट एवरीबडीज इंटरेस्ट इन इट। तो हम लोग उस चीज का ध्यान रखते हुए विल ट्राई टू टेक द सेशन अहेड। आप सबको तो पता ही होगा कि एक्सेल के अंदर हमारे पास डेटा अक्सर स्प्रेडशीट मॉडल में होता है, जहां पे हम डेटा को कॉलम्स और रोज के फॉर्म में रखते हैं, विच इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। अब टैबुलर स्ट्रक्चर में डेटा को रखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उसको एनालाइज करना आसान हो जाता है। अगर आपको जानना है कि आपके बीच आपके डेटा के अंदर कितना टोटल रेवेन्यू आया है, या कोई भी मतलब कुछ भी एनालिसिस अगर आपको करनी है, सेल्स एनालिसिस करनी है, इन्वेंट्री एनालिसिस करनी है, एक चीज हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है वो एक एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड कम्युनिटी है। और अक्सर हम लोग एनालिटिक्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, ये सोच करके हमारा बिजनेस काफी छोटा है, हम ही क्या ही एनालिसिस कर लेंगे और उस एनालिसिस से हम क्या फायदा उठा सकते हैं। देखो, एक चीज समझ लीजिए कि बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एनालिटिक्स हर बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। चाहे फिर वो अगर आप अपने डेटा के लिए इस्तेमाल ना करो, आप कॉम्पिटिटर के डेटा को एनालाइज करने के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकते हो। और मैंने काफी सारी कंपनीज के साथ काम किया है, और मैंने मैं अपने जो भी अचीवमेंट्स इस फर्स्ट सेशन में बात करने वाला हूँ, या जो 15-20 मिनट में बात करूंगा, वो अपने आप के बारे में बड़ाई करने के लिए नहीं। इट्स नॉट अबाउट मी बोस्टिंग अबाउट व्हाट माय अचीवमेंट्स आर, बट द ऑब्जेक्टिव इज कि मैं आपको ये बता सकूं कि मैंने क्या लेवल तक लोगों के साथ काम किया है और उनकी तरफ से क्या फीडबैक आई है। सो मैंने काफी सारी कंपनीज के साथ काम किया है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की हो। मैंने रेलवेज जैसी कंपनी के साथ काम किया है, RBI के साथ काम किया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के साथ काम किया है। फिर पोसोको करके एक कंपनी है जो पूरा वेस्टर्न ग्रिड, यानी कि मुंबई, सॉरी, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात एंड आई थिंक इवन राजस्थान, यहाँ तक के पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो उनके लिए मैंने उनके लिए ट्रेनिंग्स की हैं और उनको डैशबोर्ड्स बनाने में काफी सारी मदद की है। सो ऑब्वियसली टूल्स अलग अलग थे, कभी कहीं एक्सेल का इस्तेमाल किया, कहीं VBA मैक्रोस का इस्तेमाल किया, कहीं पावर BI का इस्तेमाल हुआ है, कहीं लुकर का इस्तेमाल हुआ है। सो डिपेंड करता है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। और अगर आप एनालिटिक्स में अपना पैर जमाना चाहते हैं या एक पैर रखना भी चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अहम होगा एक्सेल को मास्टर करना। जब तक आप एक्सेल की मास्टरी हासिल नहीं करते हो, आगे बढ़ना ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है बहुत से लोग जो पाइथन पर काम करते हैं, और आप में से जो इंजीनियर्स होंगे उनको तो ये जरूर पता होगा कि आपको इंजीनियरिंग में अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का अ, एक एक्सपोजर मिलता है। यू आर वर्किंग ऑन टूल्स लाइक C++ वगैरह। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा है कि इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो जॉब पर जाते हैं, वो नंबर्स के साथ बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन उनके पास जो एक्सेल की नॉलेज होती है वो काफी लिमिटेड होती है, क्योंकि उनको उस पर्टिकुलर लेवल का इंजीनियर्स है। और जब मैं फर्स्ट क्लाइंट मीटिंग के लिए गया था, तो उन्होंने कहा था नहीं, ये सब जो आप भेज रहे हो ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं, उनको ये सारी चीजें आती होंगी। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि उनको नीचा दिखाना या कुछ, बस सिर्फ बताना ये है कि हम अक्सर एक्सेल को काफी ज्यादा अंडरमाइन कर लेते हैं, या उसको हम लोग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते नहीं है। बट आपको इम्पोर्टेंस देना होगा, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा टूल है जो बहुत ही वर्सेटाइल टूल है, यानी कि वो एक टूल है जो हर सिनेरियो में फिट करता है। चाहे आप एक बिजनेस सिनेरियो को देख लो, चाहे आप एक बैंकिंग सिनेरियो को देख लो, चाहे रिटेल सिनेरियो को देख लो, अक्सर बिजनेसेस एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, छोटे हो या बड़े हो। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि चाहे उनके पास SAP का सर्वर ही क्यों ना हो, और उनको अल्टीमेटली डेटा को एक्सेल में ला करके बेसिक एनालिसिस करके फिर ही अपने स्टेक होल्डर्स, यानी कि अपने मैनेजमेंट को या अपने कस्टमर्स को या अपने सारे जो एम्प्लॉयज वगैरह है उनके लिए ये डेटा को तैयार करना होता है। सो बेहतर हमेशा यही होता है कि आप एक्सेल के ऊपर थोड़ा सा एक पकड़ बना करके रखने की कोशिश करें। ओके, सवाल ये नहीं है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, सवाल ये है कि आप एनालिटिक्स को समझने के लिए क्या करते हो। सो मैं मोटा मोटी कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा, और मैं अभी व्हाइट बोर्ड ऑन कर रहा हूं। मुझे ये बताइएगा कि व्हाइट बोर्ड आप सबको नजर आ रहा है या नहीं। कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड एवरीवन? Yes. ओके,
सो मैं ज्यादा डेटा साइंस के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि डेटा साइंस एक ऐसा एरिया है जो अगर मैंने आज के सेशन में छेड़ दिया तो शायद से कॉम्प्लेक्सिटी लेवल एक नेक्स्ट लेवल तक चले जाएगी। मैं उसको नहीं हाथ लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपको एनालिटिक्स के एरिया में जाना है तो आपको इन चीजों पे फोकस जरूर करना है। सबसे पहले आपको एक्सेल के बेसिक और एडवांस लेवल के वर्जन्स पर काम करने आना चाहिए। इसके बाद अगर आप कोई टूल सीखना चाहते हैं तो वो है पावर बीआई। पावर बीआई काफी इजी टू लर्न और काफी वैल्यूएबल टूल है, क्योंकि देखो हर एक चीज डिपेंड करता है दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे। जब भी आप कोई नया टूल सीखते हैं या जब भी आप कोई नई चीजें सीखते हो, यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि आपको वैल्यू कितनी मिल रही है और आप उसके अंदर टाइम कितना डाल रहे हो। मैंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है कि लोग बोलते हैं कि वी नीड टू हैव अ वी नीड टू लर्न मैक्रोज, और वहां मैं अक्सर ये कहता हूं कि आप मैक्रोज सीखना तो सीखोगे तो जरूर, लेकिन जब तक कि आप उसको, आई जस्ट इन्वर्ट दी एक्सिस सो दैट मैं अपने जो स्टेटमेंट है उसको ज्यादा अच्छी तरह से प्रूव करूं। सी जब हम कोई कॉम्प्लेक्स टूल जैसे कि पाइथन, आर, दीज आर द इन टूल्स जो आप अक्सर सुनते हैं, और बहुत से लोग क्या करते हैं वो वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो होता क्या है कि हम वक्त काफी ज्यादा देते हैं और वैल्यू जो है वो काफी कम होती है। यस, एक ऐसा डिफाइनिंग पॉइंट आता है जहां पर आपको वैल्यू काफी ज्यादा बढ़कर मिलती है, लेकिन बहुत से कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो उस पर्टिकुलर डिफाइनिंग पॉइंट तक रुकते हैं। तो उसके लिए आपको वक्त भी ज्यादा डालना होता है और उसके साथ साथ आपको लर्निंग भी काफी करनी पड़ती है। सो दैट इज वन थिंग। लेकिन एक्सेल है, पावर बीआई, ये ऐसे टूल है जहां आपको कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दी जाती है। सो इसीलिए कहते हैं दीज आर टूल्स दैट हैव गॉट अ वेरी स्टीप लर्निंग कर्व। मैं थोड़ा सा वक्त इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं एक बैकग्राउंड बिल्ड कर सकूं एंड देन वील मूव इनटू एक्सेल। और ये जो है इनका जो लर्निंग कर्व होता है, दिस लर्निंग कर्व इज नॉट वेरी स्टीप, बट इट इज मोर ऑफ अ वैल्यू बेस्ड लर्निंग कर्व। तो कोई भी टूल जो इस लर्निंग कर्व को फॉलो करता है, उस टूल के ऊपर आपको पहले मेहनत करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पाइथन मत सीखिए या आप आर मत सीखिए। आई हैव नथिंग अगेंस्ट दोज टूल्स, दे आर फैंटास्टिक टूल्स। इनफैक्ट आई I have also started investing time into those tools. But the only problem is कि जब हम उस टूल को अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं, हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, आपका लॉजिक बहुत स्ट्रांग है, देन यू गेट इनटू दोज एरियाज। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस मैंने नोटिस किया है, और मुझे कभी कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं इस चीज को बताने के लिए, बट क्योंकि आज ये प्लेटफॉर्म मिला है जहां मैं ओपनली बात कर सकूं, और मैं किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के अंडर नहीं हूं। ऑब्वियसली हम वुमन वेलफेयर फाउंडेशन के ब्रांड के अंडर इस वेबिनार को कंडक्ट कर रहे हैं, तो मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है कि नहीं इस कोर्स के बारे में कुछ गलत मत बोलिए या इस कोर्स के बारे में गलत मत बोलिए। देखिए, मैं एमबीए एनालिटिक्स को भी सिखाता हूँ, मैं बीएससी डेटा एनालिटिक्स को भी सिखाता हूँ, मैं एमएससी डेटा एनालिटिक्स को भी सिखाता हूँ। और अभी रिसेंटली मुंबई यूनिवर्सिटी ने इतने सालों बाद डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस को काफी ज्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया, ऑब्वियसली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जबकि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज इनके ऊपर काफी पहले से मेहनत कर रही हैं। देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत यह है कि आज भी ये सारे कोर्सेज इतने महंगे हैं कि हम में से काफी सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली अगर इसको अफोर्ड कर भी सकते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, इसके अंदर वैल्यू नहीं है, इससे बेहतर हम पैसा लेकर के थोड़ा कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरी सोच है, जरूरी नहीं है कि ये आपकी भी सोच हो या आप में से कोई ये सोचे। सी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको अगर आप एक लेवल पर पहुंचते हैं तो आपको ये सोचना है कि अगर मैं एक्स अमाउंट एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे उसका रिटर्न कब तक मिल सकता है। बहुत से लोग इंटरनेशनल स्टडीज करते हैं, बहुत से लोग बाहर जाते हैं। आई विश ऑल ऑफ देम लक, बट कीप वन थिंग इन माइंड,
when you are putting so much money, your ROI in terms of business as well as education, वो इतना तो होना चाहिए कि जल्द से जल्द आपका पैसा रिटर्न आपको मिलना चाहिए। सो सवाल ये है कि एनालिटिक्स के अगर आप एक फैन हो और अगर आप एनालिटिक्स काफी अच्छे से समझना चाहते हो, तो खैर मैं मूक्स पर किसी और दिन बात करूंगा, बट एक चीज आप कर सकते हैं कि आप रादर देन एनरोलिंग इनटू अ वेरी फॉर्मल एजुकेशन प्लेटफॉर्म, आप थोड़ा मूक्स पे यानी कि यूट्यूब वगैरह पे या तो फिर कोर्सेरा है, यूडेमी है, इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। यस, इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो काफी बार अंडर द स्कैनर आ चुकी है, लेकिन अगर आप काफी अच्छे कोर्सेज करते हैं जो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज से जुड़ी हैं या रिनाउंड ब्रांड्स यानी कि IBM या फिर माइक्रोसॉफ्ट वगैरह से जुड़ी हैं, तो इन सब चीजों के ऊपर आप ज्यादा तवज्जो दे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यू कैन ऑलवेज पुट योर फुट फॉरवर्ड इन दीज काइंड ऑफ एरियाज। अब हम बात करते हैं कि बेस लेवल। तो कभी भी मुझे कोई कहता है ना कि बिकॉज आई टीच डेटा साइंस, तो बहुत से लोग कहते हैं कि सर डेटा साइंस की पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए या किस चीज पर हमें फोकस करना चाहिए। तो मैं अक्सर दो चीजें उनको कहता हूं कि दो चीजों पर आप ज्यादा फोकस कीजिए। सबसे पहले आप एक्सेल को समझने की कोशिश कीजिए, जो मैंने अभी आपको बस थोड़ी देर पहले बताया। और दूसरा, स्टैटिस्टिक्स को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो है अक्सर हम सुनकर के काफी बौखला जाते हैं या डर जाते हैं, और ये मेरे साथ भी हो चुका है इन द पास्ट। लेकिन आई हैड अ गुड मेंटोर जिसने मुझे इस डर से बाहर निकाला, एंड देन ही सेड नहीं, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब I also have started teaching statistics to people, and I teach at international universities online as well. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि मुझे मौका मिला, एंड आई ऑलवेज आई एम अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट के जो भी मुझे मौके मिले हैं एक पब्लिक फोरम में बात करने के, वो मुझे अक्सर करके मतलब कॉन्फिडेंस देते हैं कि मैं अपने स्किल सेट को बिल्ड करूं। और एक चीज याद रखिए, मैंने हमेशा ये नोटिस किया है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि बस अब यहाँ पढ़ना छोड़ देते हैं। मेरा एक फेज था जहां पर मैं जब एक्सेल के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था, सो आई डिडंट नो अ लॉट ऑफ एक्सेल। आई डिड हैव माय सर्टिफिकेशन इन एवरीथिंग। आई डू हैव माय आई एम अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर एंड आई डू हैव द सर्टिफिकेशन। बट बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे आप तो, लाइक माय स्टूडेंट्स समटाइम्स से, अरे सर यू आर एन एक्सेल गुरु। और इनफैक्ट कॉर्पोरेट के लोग भी कहते हैं। बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेन हम्बल, यू रिमेन डाउन टू अर्थ, एंड यू बिलीव के आपको कुछ नहीं आता, और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन और मे बी लेटर ऑन, जो भी इस वेबिनार का हिस्सा है, आई विल शेयर माय यूट्यूब चैनल लिंक, नॉट टू एडवर्टाइज इट, बट उसके अलावा मैं और भी यूट्यूब चैनल के लिंक्स शेयर करूंगा। मैंने कंटेंट इसलिए बनाया था ताकि लोगों का फायदा हो इसमें। बट what has happened is that I have not been able to record a lot of stuff, but जितना मेरे पास already recorded है, that way it has really helped people who have come back to me and said अरे सर कंटेंट काफी अच्छा है, जितना भी अवेलेबल है एटलीस्ट आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो ये दो टूल्स जो है इनके ऊपर आपको फोकस ज्यादा करना है और इनके ऊपर आपको मेहनत ज्यादा करनी है। So to begin with, let's get into Excel and let's learn the first trick for today. So ज्यादातर आज जो होगा मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, या फिर आपको मैं ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं एक्सेल के, विच हैव रियली बीन वेरी हेल्पफुल, एंड दे हैव बीन वैल्यू एडेड फीचर्स। ऐसा नहीं है कि एक्सेल में कोई भी फीचर ऐसा हो जो यूजफुल ना हो। हर एक फीचर जो एक्सेल में है वो काफी यूजफुल है, चाहे वो आप बेसिक लेवल पर काम करते हो या एडवांस लेवल पर। ओके, सो लेट्स से मुझे एक नंबर सीरीज बनानी है 1 to 20। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, वो मैन्युअली ऐसा टाइप करते रहते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन सिंपली सिलेक्ट द फर्स्ट सेल एंड देन यू कैन ड्रैग, मतलब आप अपने सेल को सिलेक्ट करने के बाद उसके राइट कॉर्नर, बॉटम राइट कॉर्नर पे आप लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके नीचे ड्रैग कर सकते हैं। जब आप नीचे ड्रैग करेंगे, सो यू विल नोटिस दैट सेम नंबर्स हैव बीन एडेड। सो बहुत से लोग यहाँ पर सोचते हैं अरे हमारा जो नंबर सीरीज बनाने का जो कोशिश थी वो खत्म हो गई है, बट दैट्स नॉट ट्रू। यहाँ एक छोटा सा बॉक्स जो अवेलेबल है, दिस बेसिकली गिव्स यू दी ऑटोफिल ऑप्शंस। ठीक है,
अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है फिल सीरीज। तो अगर आप फिल सीरीज पर क्लिक करेंगे, यू विल बी एबल टू फिल दी सीरीज फ्रॉम 1 to 10। ये एक तरीका है नंबर सीरीज बनाने का। दूसरा तरीका है, आप नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो पहले से ही तय कर लें, 1 and then 2। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक का डिफरेंस रखना है, आप 1, 5 जो भी आपको डिफरेंस रखना है, आप उस डिफरेंस को मेंटेन करके वर्क कर सकते हैं। सो व्हाट यू डू इज यू सिलेक्ट बोथ ऑफ देम, ये आप दोनों सिलेक्ट कीजिए, एंड देन अगेन यूजिंग द फिल हैंडल आप इसको नीचे ड्रैग कर सकते हैं, और राइट साइड में या नीचे की तरफ आपको एक प्रॉम्प्ट आ रहा होगा, जहां पर आपको नजर आ रहा है कि आपका करंटली कौन सा नंबर फिल हो रहा है। सो ये जब आप ड्रैग कर रहे हैं, आपके पास 1 to 10 सीरीज अवेलेबल हो चुकी है। ये दूसरा तरीका है। अब जो तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, वो है जब आपके पास नंबर सीरीज बहुत बड़ी हो बनाने के लिए। इनफैक्ट एक चौथा तरीका भी है, बट वो डिपेंड करता है आप कौन से वर्जन ऑफ एक्सेल पर काम करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो अगर मान लीजिए मुझे 1 लाख तक के एंट्रीज तैयार करनी है, ठीक है, एंड यू आर बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपको कैसे नंबर सीरीज बनाना है। सो व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट नंबर। आप एक नंबर ऐड कीजिए, और उसके बाद आप उसी सेल को सिलेक्ट करके यू कैन गो टू दी होम टैब। अब याद रखिए, जब भी आप एक्सेल पर काम करते हैं, बहुत से बार हम लोग कहते हैं कि ये ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन पे। द बेस्ट वे टू नेविगेट इन योर एक्सेल टेबल, इन योर एक्सेल मेन्यू, इज बेसिकली you start off by clicking on whichever tab you have the data that you want to work with, या जो भी आप कमांड पे काम करना चाहते हैं, आप क्या कीजिए, आप उस पर्टिकुलर कमांड या उस पर्टिकुलर टैब पर क्लिक कीजिए। वहां पर आपको हर एक कमांड ग्रुप नजर आएगा। सो हियर दीज आर द कमांड ग्रुप्स, बिकॉज दिस इज वेयर यू कैन सी दी वेरियस कमांड्स अवेलेबल, ठीक है। अब यहां से आप फिल कमांड पे क्लिक करेंगे, एंड देन यू विल क्लिक ऑन द सीरीज ऑप्शन। Now, when you click on the series option, you will see you can either enter the data into the rows, मतलब आप या तो rows में डाल सकते हैं या columns में। और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूं, तो आपको नजर आएगा कि हर एक ऑप्शन जो इस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल है, उसके कोई ना कोई अल्फाबेट के नीचे एक अंडरलाइन है। सो इस पर्टिकुलर अंडरलाइन को हम अक्सर हॉट की या एक्सेलरेटर की भी रेफर करते हैं। सो वी बेसिकली कॉल दिस एज द एक्सेलरेटर की और द हॉट की। ये इसलिए है क्योंकि इस की मदद से, दिस कैन बी ऑल्सो रेफर टू एज अ शॉर्टकट, इस की मदद से, जैसे कि अगर मैंने सी दबाया तो ऑटोमेटिकली आई विल बी एबल टू, या ऑल्ट सी दबाऊंगा तो आई विल बी एबल टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर सीरीज। एक मिनट, मैं जूम आउट कर लेता हूं, या सो इफ आई यूज ऑल्ट सी, आई विल बी एबल टू सिलेक्ट द कॉलम्स ऑप्शन। और अगर मुझे स्टेप वैल्यू बढ़ानी है, यानी कि जो नंबर से मुझे बढ़ाना है, वो भी मैं कर सकता हूं। सो आई विल यूज ऑल्ट एस टू गेट इनटू द स्टेप वैल्यू। यहाँ पे आई कैन जस्ट पुट 1 एज माय स्टेप वैल्यू, एंड देन ऑल्ट ओ अगर मैं दबाता हूं तो आई गो टू दी स्टॉप वैल्यू, दैट विल बी गिविंग मी द डेटा। सो ये सब चीजें जो आप हॉट की के जरिए कर सकते हो, इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू वर्क विद। अगर आपके कुछ शॉर्टकट्स ना चले या कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, तो यू कैन जस्ट यूज योर माउस एज वेल, बट दीज आर सम ऑफ द वेज यू कैन मेक इट इजियर टू वर्क। मतलब जितना हो सकता है, बहुत से प्रो यूजर्स है जो कीबोर्ड का ही इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं। आप में से भी कुछ होंगे जो MIS एग्जीक्यूटिव्स हैं, और क्योंकि आप उसी टास्क पर रोज काम करते हैं, तो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू वर्क विद। सो स्टॉप वैल्यू में मैं 1 लाख डाल दूंगा, एंड देन आई कैन जस्ट प्रेस एंटर। I will have entered the entire data. So यहाँ पर अगर मुझे लास्ट सेल में जाना है, ओके, नॉर्मली हम कैसे काम करते हैं, वी यूज द डाउन एरो की, अप एरो की, राइट और लेफ्ट, राइट। इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट यू कैन डू इज, ये क्योंकि ये जो है ये आपको सिर्फ एक सेल ऊपर नीचे जाने देगा, बट अगर आपको एज ऑफ द डेटा रीजन पे जाना है, यानी कि लास्ट सेल जहां डेटा है, आप कंट्रोल की मदद से वहां पहुंच सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज
You can simply use the control key and then the arrow keys. So अगर आप कंट्रोल और एरो की का इस्तेमाल करते हैं, यू गो टू द लास्ट सेल जहां डेटा है. अगर दोबारा आप कंट्रोल एंड डाउन एरो की का इस्तेमाल करोगे, यू विल गो टू द लास्ट सेल इन द एंटायर कॉलम. ठीक है. सो जो पहली बार जहां वो रुका था वो एज ऑफ द डेटा रीजन था, और अगर दोबारा रुकेगा तो वो लास्ट सेल पर रुक रहा है, क्योंकि बीच में कोई ब्रेक नहीं है. एज लॉन्ग एज आपके पास कोई डेटा में ब्रेक नहीं है या ब्लैंक नहीं है, यू विल बी एबल टू नेविगेट वेरी इजीली. ठीक है. तो ये है नेविगेशन शॉर्टकट्स. अब जो मैंने डेटा बनाया है इतना इजीली, अगर मुझे उसे डिलीट करना है तो नॉर्मली आई कैन यूज द शिफ्ट एंड द डाउन एरो की टू सिलेक्ट द सेल्स वन एट अ टाइम. अगर मुझे एक साथ सिलेक्ट करना है, आई विल देन यूज द शिफ्ट की along with the control and then the arrow की, जिस भी डायरेक्शन में मुझे सिलेक्शन करनी है. So I select this particular cell here, control shift and then down arrow की. इससे मैं अपना पूरा सिलेक्शन कंप्लीट कर सकता हूं edge of the data region तक, and then I can simply delete it. So this is how you create your number series and you delete it. ठीक है. अब इसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए, इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए हम ऑड नंबर्स की सीरीज बना सकते हैं. सो यहां पर मैं क्विकली एक आपको बता दूं कैसे करना है. सो यू गो टू दी होम टैब, यू कीप योर सेल सिलेक्टेड, जो आपका पहला सेल है उसको आपको सिलेक्टेड रखना है, एंड देन फिल हैंडल के या फिल सीरीज पर क्लिक करके आपको यहाँ स्टेप वैल्यू में 1 के बजाय आपको क्या करना होगा. स्टेप वैल्यू में व्हाट विल यू पुट इन द स्टेप वैल्यू? सॉरी, 2. वेरी गुड. यू विल पुट 2 इन द स्टेप वैल्यू. और कॉलम्स में आपको डेटा चाहिए. अच्छा, एक और चीज, सवाल ये है कि मैं रोज में ये 1 लाख क्यों नहीं डाल रहा हूं. बिकॉज अगर आप जानते होंगे तो बेसिक्स ऑफ एक्सेल में ये आपको अक्सर सिखाया गया होगा स्कूल में भी, और अगर नहीं तो मैं भी आपको बता दूं कि एक शीट ऑफ एक्सेल में, मतलब आप जब एक्सेल पे काम कर रहे हो, सो एक्सेल इज बेसिकली द फाइल दैट यू आर वर्किंग विद इज रेफर्ड टू एज अ वर्क बुक. ठीक है. और जैसे हमारी किताबों के अंदर पन्ने होते हैं, शीट्स होती है, उसी तरह एक्सेल में भी हर एक वर्कबुक में वर्कशीट्स होती है. और ये मैं आपको जो फिगर्स दे रहा हूं वो एक सिंगल वर्कशीट के ऊपर है, या एक सिंगल वर्कशीट के बारे में. सो एक शीट पर आप 16,384 रो कॉलम्स एक्सेस कर सकते हैं. सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम कॉलम ए एंड गो अप टू XFD. ठीक है. इसके अलावा आप रोज की अगर बात करें तो आप 1 मिलियन के ऊपर, यानी कि 10 लाख के ऊपर के रोज आप एक शीट पर एक्सेस कर सकते हैं. 10 लाख, सो 48,576. ओके. सो दीज आर दी नंबर ऑफ रोज. मतलब एक शीट पर आपके पास इतने रोज आप एक्सेस कर सकते हैं और इतने कॉलम्स. इसीलिए क्योंकि मैं 1 लाख रोज की बात, 1 लाख नंबर्स की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उसे एक सिंगल कॉलम में डालना चाहता हूँ रादर देन पुटिंग इट इन अ रो. क्योंकि अगर मैं रो में डालूंगा तो मेरा लिमिटेशन आ जाएगा और आई विल नॉट बी एबल टू फिल इट कंप्लीटली. अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप आगे इसको कंप्लीट कर सकते हो. सो इट्स वेरी सिंपल. आपका जो स्टॉप वैल्यू है वो होगा 100,000 एंड यू कैन क्लिक ओके. सो इसके बेसिस पे आप 135, सो लास्ट नंबर जो आपका होगा वो होगा 99,999, क्योंकि वो आपका लास्ट ऑड नंबर है. ठीक है. सो आप सोच रहे होंगे अरे ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, तो क्या क्या ही हम इसके अंदर व्हाट आर वी एक्चुअली गोइंग टू अचीव फ्रॉम दिस. लेट्स टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस फिल यूजिंग द फिल हैंडल. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेट सीरीज की, और ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है अक्सर जब आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे कुछ डेटा एंटर कर रहे हैं, और अगर आपको एक डेट सीरीज तैयार करनी है. सो मान लीजिए कि अक्सर हम लोगों को डेट्स के साथ काम करना पड़ता है. सो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डेट्स को एक्सेल में किस तरीके से लिखा जाना चाहिए ताकि डेट्स के ऊपर आप काम कर सके. फॉर एग्जाम्पल आप डेट सीरीज बना सके, या डेट्स के अंदर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सके. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है
कि हमको दो डेट्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है एज ढूंढने के लिए, या फिर हमें ये पता करना होता है कि कितने डेज बाकी है पेमेंट करने के लिए, क्रेडिटर्स को कितने डेज बाकी है, डेटर्स के लिए कितने, डेटर पीरियड, क्रेडिटर पीरियड, और ये सारी चीजें आप काफी आसानी से ट्रैक रख सकते हैं एक्सेल में। जैसे कि आपने किसी को अगर एक लोन दिया हुआ है या आपने खुद ने लोन दिया लिया है और आपको उसका ट्रैक रखना है ईएमआईज वगैरह का, सो ये डेट सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है ये काफी ज्यादा यूजफुल है। तो सबसे पहले मैं आपको डेट सीरीज बनाने की आई शो यू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इट। सो यू स्टार्ट ऑफ विथ 1-1-2023। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे या कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, कंट्रोल एंटर से डिफरेंस क्या है, कंट्रोल एंटर प्रेस करने पे आप उसी सेल में रह जाएंगे, ठीक है। अगर आप एंटर प्रेस करेंगे आप एक सेल नीचे आ जाएंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो आपका नंबर फॉर्मेटिंग है वो कस्टम बेसिस पे अपडेट होगा। अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, यू कैन सिंपली चेंज इट टू शॉर्ट डेट। सो दिस इज कॉल्ड एज योर नंबर फॉर्मेट, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एनालिसिस में, क्योंकि अगर आप डेटा एनालाइज कर रहे हैं या रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो आपको ये जो डेटा है ये किस तरीके से डिपिक्ट करना है या किस तरीके से आपको रिपोर्ट करना है, उसमें आपको काफी हद तक के मदद करेगा। सो लेट्स कम बैक टू आवर डेटा जहां पे आपको डेट सीरीज रेडी करनी है। नॉर्मली भी आप इसको ड्रैग करके डेट सीरीज बना सकते हैं, और अगर आपको 10 दिन की डेट सीरीज बनानी है ये आप अप्रोच यूज करेंगे तो इट वॉन्ट रियली बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। लेकिन अगर आपको पूरे साल की डेट सीरीज बनानी है रादर देन ड्रैगिंग, देखो आप ड्रैग करके यूज कर सकते हैं बट ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ये बहुत ही यूजफुल है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फिल कमांड है या सीरीज कमांड है फिल सीरीज का, इसको हम कीबोर्ड से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए अगर आपको एक्सेल में या किसी भी टूल पर महारत हासिल करनी है, यू वांट टू बिकम एन एक्सपर्ट, you have to try and use the mouse lesser than the keyboard। बहुत लोग कहते हैं कि भाई माउस कंप्लीटली मत यूज कीजिए, राइट। Yes, right, Mohammed, you're absolutely right, you can use the alt option। So the moment you select this particular cell, अगर आपको किसी भी ऑप्शन को या किसी भी कमांड को अपने कीबोर्ड के थ्रू एक्सेस करना है, सो यू जस्ट प्रेस द ऑल्ट की। जैसे ही आप ऑल्ट की का इस्तेमाल करोगे आपका पूरा जो रिबन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसके साथ ही आपका कंप्लीट ये क्विक एक्सेस टूल बार भी एक्सेस हो जाएगा। सो अब क्योंकि मेरा जो ऑप्शन मुझे जो यूज करना है वो होम टैब में, मैं एच का आई जस्ट प्रेस एच एंड देन आई हैव टू यूज द फिल हैंडल, सो आई प्रेस F5 टुगेदर एंड देन फाइनली एस, ताकि मैं सीरीज को ओपन कर सकूं। सो ऑल्ट एच F5 S। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो काफी डिफिकल्ट है, इसको मैं कैसे याद करूं। अगर अगर आपको कोई पर्टिकुलर कमांड जो आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, अगर आपको उसको जल्द से जल्द एक्सेस करना है तो आप उस कमांड को क्विक एक्सेस टूल बार में डाल सकते हैं। अब ये क्विक एक्सेस टूल बार होता क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार जैसे कि आपने नाम से ही पता लगा लिया होगा, क्विकली एक्सेस अ पर्टिकुलर टास्क और अ पर्टिकुलर कमांड। सो जैसे कि आप फिल सीरीज पर या फिल सीरीज को आप एक्सेस करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट क्लिक दिस ड्रॉप डाउन, राइट क्लिक ऑन इट एंड से ऐड टू द क्विक एक्सेस टूल बार। ये इतना आसान होता है क्विक एक्सेस टूल बार में डेटा को ऐड करना। आई थिंक मिस्टर याया भाई आप बोल रहे हैं कि स्क्रीन नहीं नजर आ रही है, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, we can see. ओके ओके, ठीक है, मैं एक बार दोबारा स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, मे बी शायद से उससे कुछ मदद मिल जाए। ठीक है, अब नजर आ रही है याया भाई? Yeah, I can see Avesh bhai. I can ओके see now. ओके, ठीक ठीक, लेट्स मूव अहेड। नाउ वी गो टू दी फिल, सो अगेन आई कैन यूज ऑल्ट एच F5, और यहाँ पर मैं सीरीज में अगर आप नोटिस करेंगे तो जैसे ही आपने डेट के बेसिस पे सीरीज बनाने की कोशिश की, ये जो डेट यूनिट है जो पहले के ग्रेड आउट था
अब अवेलेबल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके डेटा को डेट वाइज पिकअप किया है. Now, after I create this date series, I'll tell you what you should not do when you are working with dates. Okay. So here I will select columns क्योंकि मुझे मेरा डेटा कॉलम्स में चाहिए. डेट को मैं एज इट इज रखता हूं और मुझे यहाँ पर डे नहीं वीकडे चाहिए. मतलब मुझे वीकेंड्स के बारे में यहाँ, क्योंकि ये ऑफिशियल है तो आई वांट टू स्किप द वीकेंड्स. आई जस्ट वांट टू रिटेन द वीकडेज ओनली. अब स्टेप वैल्यू क्योंकि मुझे एक से इंक्रीज करना है, आई विल जस्ट कीप इट एज 1 एंड देन स्टेप वैल्यू को मैं 31-12-2023 अपडेट कर दूंगी. यहां आपको ध्यान रखना है, मैं आपको जूम इन करके बताता हूं. ये जब आप डेट फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो, ये डेट फॉर्मेट कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके करंट रीजनल सेटिंग्स पर. क्योंकि करंटली अगर आप देखो तो मेरा जो डेट फॉर्मेट है वो 24/9/2023 यानी कि आज का जो डेट है वो 24/9/2023 दिखा रहा है. तो इसलिए मैंने 31/12/2023 यूज किया है. अगर कभी आप यूएस डेट फॉर्मेट यूज कर रहे हो, वहां पर आपको मंथ पहले डालना होता है, डे बाद में और ईयर बाद में. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो अगर कभी किसी वजह से आपको यूएस डेट फॉर्मेट यूज करना पड़ा तो आपको 12 या तो स्लैश यूज कीजिए या हाइफन यूज कीजिए, एनीथिंग विल डू. 31/and 23 you can use only 2 digits or you can use the entire year. बट आई प्रेफर कि भाई एम्बिग्विटी ना हो, मतलब जितना हो सके एक्सेल के अंदर कंफ्यूजन मत कीजिए. आप सिंपल वे में आप अपने डेटा को एंटर कीजिए. ठीक है. अब लोग गलतियां क्या करते हैं मैं वो पहले आपको बता दूं. सो पहले हम ये डेट सीरीज तैयार कर लेते हैं. सो वंस द डेट सीरीज इज रेडी यू जस्ट क्लिक, आई मीन वंस यू क्लिक ओके, योर डेट सीरीज विल बी रेडी. अब ये जो डेट सीरीज है अगर आपको दोबारा चेक करना है तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल डाउन एरो की, जो कि मैंने अभी कुछ पल पहले आपको बताया है. सो यू हैव 29 December 2023 जो आपका लास्ट डेट अवेलेबल होगा. यानी कि ये साल में लास्ट वर्किंग डे जो है वो 29/12/2023 है. ठीक है. तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, शायद से आपके लिए खुशखबरी ये है कि 31st is a Saturday Sunday and first will be a Monday, so probably you can get 3 days off. Okay. Well, ये हो गया हमारा डेट सीरीज कैलकुलेशन. अब लोग गलतियां क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूं. बहुत से बार, जैसे अगर मान लीजिए मुझे आज का डेट लिखना है 24th September 2023, जैसे ही आप एंटर करोगे यहां आपको एक बात समझनी है कि जब आप कोई भी डेट एंटर करते हो एट द बैक एंड, ये जो कैलकुलेशन भी जो हुआ है, ये जो एक से इंक्रीमेंट हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि बैक एंड में एक्सेल ने इस पर्टिकुलर डेट को एक नंबर में कन्वर्ट किया है और उसके बाद उस पर्टिकुलर नंबर के जरिए ये डेट सीरीज तैयार हुई है. अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या नंबर है, कैसे कैलकुलेशन होता है, वो भी मैं आपको क्विकली समझाऊंगा. बट पहले ये समझ लीजिए कि अगर आप डेट को इस तरीके से लिखेंगे तो एक्सेल इसको कभी भी एक फॉर्मल डेट के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेगा. अब फॉर्मल डेट के तौर पे एक्सेप्ट ना करने का मतलब ये है कि अगर मैं इसी डेट को पिकअप करता हूं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली 24, 25, 26 तो पिकअप तो हो रहा है. ठीक है. लेकिन जैसे ये 31st आ गया ना, यहां डेट चेंज नहीं हो रही है. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इसको सही तरीके से लिखूं 24/9/23, ये एक फॉर्मल डेट है. क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे इस सेल में जब मैं सेलेक्ट करता हूं या इस सेल को जब मैं सेलेक्ट करता हूं, यहां जनरल डेट फॉर्मेट पिकअप हुआ है. और जब इस सेल को मैं सेलेक्ट करता हूं ये पिकअप हुआ है डेट फॉर्मेट. यानी कि ये एक एक्सेल डेट और ऑफिशियल एक्सेल डेट टेबल डेट अवेलेबल है. अगर मैं इसको फिल हैंडल के जरिए ड्रैग करता हूं, आप देखोगे जैसे ही मंथ चेंज हुआ, देखो 30th of September इज द लास्ट डेट, राइट. सो फर्स्ट जैसे ही आ रहा है ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है. सो डेट को आप डेट्स पर काम करते वक्त इस चीज का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है. और बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं. आपको लग रहा होगा कि काफी छोटी सी गलती है, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप ये समझ लीजिए अगर मान लीजिए आपको डेटा को पिवट टेबल में लेकर के जाना है और आपको डेटा को एनालिसिस में या एनालिसिस उसके ऊपर करनी है या एनालाइज करना है,
तब जब आप उसको मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज या ईयर वाइज एनालाइज करना चाहोगे तो वो इस पर काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना होगा, उस डेटा को आपको पहले क्लीन करके डेट फॉर्मेट, सही डेट फॉर्मेट में ला करके फिर आपको यूज करना होगा। अब सवाल ये है कि ये डेट्स पिकअप कैसे होते हैं। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर डेट को 1 Jan 2023 को एक जनरल नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे एक नंबर मिलता है। ये जो नंबर है ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये नंबर है रिलेटिव टू 1 1 1900। यानी कि एक्सेल में अगर आप नंबरिंग की बात करें तो ये सबसे पहला डेट है जहां से आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम इतने पुराने डेट्स पर काम रेगुलरली या नॉर्मली तो करते हैं नहीं, बट 1 1 1900 से आप डेट्स पर काम कर सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं या नंबर सीरीज यहां से बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सो आई कन्वर्ट दिस बैक टू शॉर्ट डेट जो उसका ओरिजिनल नंबर है। ओके, आई राइट 1 1 1900। ठीक है, अब यहां से अगर मैं सीरीज का या सीरीज स्टार्ट करूं सो इट ऑटोमेटिकली पिक्स अप दी डेट सीरीज फॉर मी। लेकिन अगर मैं इसकी जगह 31 12 1899 लिखूं, सबसे पहले तो ये जो है लेफ्ट अलाइंड होगा, यानी कि ये एक ऑफिशियल डेट नहीं पिकअप हो रहा है। सो द प्रॉब्लम इज सिर्फ लास्ट नंबर इंक्रीमेंट होगा। ये इसलिए इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट फिल हैंडल का काम क्या है, अगर उसे नंबर नजर आ रहा है एंड में, उसको उसे इंक्रीमेंट करना है। सो इसीलिए वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो रहा है। सो इट्स नॉट रियली सर्विंग द पर्पस टू क्रिएट द डेट सीरीज। सो ध्यान रखना है आपको कि इस तरीके से ये लॉजिक के जरिए आपके जो डेट सीरीज है वो तैयार हो रहे हैं। ओके, सो फार जस्ट अ क्विक फीडबैक सेशन, एंजॉयिंग, आई मीन आई ऑल एंजॉयिंग द सेशन? समझ आ रही है? कोई सवाल? काफी बेसिक सी चीजें मैंने अभी तक बताई हैं, बट वी विल बी मूविंग अहेड। ओके, ग्रेट। सो आई होप के इस सेशन का जो एक्सपेक्टेशंस आप इस सेशन में लेकर के आए हैं वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक के आपके कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, फाइन। अब हम बात करते हैं एक छोटे से नॉट कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, बट मे बी अ सिनेरियो विच पीपल स्ट्रगल विथ। कभी कभार होता है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जहां पर हम स्ट्रगल करते हैं काम करने में, बट दैट्स एब्सोल्युटली ओके, फाइन। सो अब हम बात करेंगे कि अगर आपके पास नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ नाम है, ये मैंने हाइपोथेटिकली नाम बनाए हैं और इसको मैं अक्सर मेरी ट्रेनिंग्स में भी इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर कहीं पर भी कोई नाम नजर आ रहा है जो आपको फेमिलियर है, इट्स कंप्लीटली कोइंसिडेंस। ओके, सो हियर वी नीड टू स्प्लिट द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। अब हमें फर्स्ट नेम को अलग करना है और लास्ट नेम को अलग करना है। अब दिक्कत क्या होती है अक्सर, कि हम इसको अक्सर मैन्युअली करने की कोशिश करते हैं। मैं इस कॉलम्स को डिलीट करके दोबारा इंसर्ट कर रहा हूं। इसकी वजह यह है कि इस पे मैंने ऑलरेडी फ्लैश फिल पहले अप्लाई किया था, तो इट कुड कॉज अ प्रॉब्लम। वो कभी कभार नहीं अवेलेबल होता है वो ऑप्शन। ठीक है, अब मान लीजिए कि दीज आर, यस आई विल यूज फ्लैश फिल, दैट्स एब्सोल्युटली राइट मोहम्मद। सो यहाँ पे आई हैव दी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल टू बी प्रिपेयर्ड। तो सबसे पहले मैं पहला नाम जो है उसका जो फर्स्ट नेम है वो एंटर करता हूँ। उसके बाद आई विल ट्राई टू एंटर द नेक्स्ट नेम। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट नाम एंटर करने की कोशिश करता हूँ, एक्सेल जो है वो काफी इंटेलिजेंट है, और बेस्ड ऑन द पैटर्न, जो पैटर्न उसको नजर आ रही है उसके बेसिस पे इसने मुझे ये प्रॉम्प्ट किया है कि भाई ये लीजिए, ये लिस्ट ऑफ फर्स्ट नेम्स है, अगर आप चाहो तो आप एंटर दबा के इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। अब इसका एक ड्रॉबैक जरूर है, ये है ड्रॉबैक उसका कि अगर किसी नाम में तीन नाम आ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, तो वो जो नाम है उस नाम को या उस पर्टिकुलर कॉलम को वो कंप्लीटली अपडेट नहीं करता। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना।
नेक्स्ट है लास्ट नेम। अब लास्ट नेम के लिए दोबारा मैं सेम अप्रोच यूज कर सकता हूँ। ओके, आई कैन जस्ट एंटर द सेम वे, अदरवाइज आई जस्ट प्रेस एस्केप। मैं इस सजेशन को रिजेक्ट कर दूंगा और मैं अपने नॉर्मल फिल हैंडल के जरिए इसको ड्रैग करके फिल करता हूँ। बट व्हेन आई डू दिस तो दिक्कत ये आती है कि इट पिक्स अप द सेम नेम, सेम सरनेम एंड तक पिकअप किया है। बट ये जो ड्रॉप डाउन है, यहां से आप क्लिक उसको सिलेक्ट करके यू कैन क्लिक ऑन दी फ्लैश फिल ऑप्शन। अब जैसे ही आप फ्लैश फिल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, you will notice that you are going to have the names updated for you. Just 1 minute. सो ये जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यहां से आप इस तरीके से पिकअप कर सकते हैं। अब आती है बारी ईमेल की। सो लेट्स से दीज आर people who have just joined a particular company xyz.com। सो हमें इन सब के ईमेल्स बनाने हैं और एक साथ बनाने हैं। अब दिक्कत ये आती है कि मैन्युअली आप सबके नाम टाइप करने से बेहतर यू जस्ट टाइप द फर्स्ट नेम aryan.acharya@xyz.com। आपने जैसे ही पहला ईमेल बनाया, यू कैन सिंपली यूज द फर्स्ट नेम, इसको सेलेक्ट करके आप यहां पर फिल कमांड के नीचे जस्ट क्लिक ऑन फ्लैश फिल, ऑटोमेटिकली आपका डेटा फिल हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप किसी भी कमांड के ऊपर अगर अपना कर्सर रखते हैं और उस कर्सर को रखने या कर्सर रखने के बाद आपको उस कमांड के साथ एक डेडिकेटेड शॉर्टकट की नजर आती है, तो आप उस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंट्रोल ई जो है वो एक शॉर्टकट की है इस पर्टिकुलर फीचर को एक्सेस करने के लिए। सो यू कैन जस्ट प्रेस कंट्रोल ई और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। सो ये है आपका फिल, जहां आप फ्लैश फिल के जरिए अपने पैटर्न्स यानी अपने डेटा के अंदर जो भी पैटर्न्स है वो आप यूज करके इसको आसानी से काम कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की। यहां पर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जब आप बनाना चाहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप इसे फिल सीरीज के जरिए नहीं बना सकते। आपको मैन्युअली ड्रैग करना पड़ेगा, यानी कि आप पहला जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है उसको आप लिख लीजिए, P001 मैंने लिख लिया है। और इसे आप जब ड्रैग करते हैं नीचे, ऑटोमेटिकली आपका जो नंबर सीरीज है उसके जरिए या फिल सीरीज के जरिए फिल हैंडल के जरिए आपका जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है वो रेडी हो रहा है। ठीक है। सो दिस इज वन मेजर ड्रॉबैक कि यहाँ पे आपको फिल सीरीज का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अगर आपको ज्यादा नंबर्स या ज्यादा अल्फा न्यूमेरिक कोड्स आपको जनरेट करने हैं तो आप इसके जरिए नहीं कर सकते हैं। बट देर आर अदर वेज ऑफ डूइंग इट, आप दूसरे तरीके से भी काम कर सकते हैं। परफेक्ट। अब आते हैं एक कॉम्प्लेक्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे। अब यहाँ पर मुझे कुछ डेटा दिया गया है और अक्सर आप नोटिस करोगे कि जब भी आपके पास डेटा आता है, बहुत बार ऐसा होता है कि डेटा जो है वो आपके पास कुछ एक फिक्स्ड फॉर्मेट में नहीं आता, या फिर जो फॉर्मेट में आपको डेटा चाहिए उस फॉर्मेट में नहीं आता है। अब मान लीजिए मैंने कुछ डेटा एनालाइज किया है जो 6 या 7 कंट्रीज के ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। अब इस डेटा में अगर मैं एनालिसिस करना चाहूँ, जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के कितने स्टेट्स है और उनका कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सो नॉर्मली मैं क्या करूंगा, मैं इन 3 सेल्स को सिलेक्ट करके सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दी ऑप्शन फिल्टर, और यहां से अगर मैं कंट्री को फिल्टर आउट कर दूं ऑस्ट्रेलिया, ओनली ऑस्ट्रेलिया, दिक्कत यह है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट नजर आएगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया में करीब 5 स्टेट्स है जिनके बारे में मेरे पास डेटा अवेलेबल है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला यह है
कि मैं फिल हैंडल का इस्तेमाल करूं, क्योंकि फिल हैंडल जो है सिर्फ और सिर्फ नंबर सीरीज के लिए नहीं यूज किया जा सकता। वो आपके करंट डेटा को, यानी कि चाहे वो फॉर्मूलाज हो या फिर नॉर्मल डेटा जो आप फिल करना चाहते हैं, उसको भी आप फिल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक और ट्रिक है, अगर आप फिल हैंडल को डबल क्लिक करते हैं और आपके पास एक श्योर शॉट एंड है, जैसे कि यहाँ पे एक स्टैटिक वैल्यू है, फ्रांस लिखा गया है, वो कोई फॉर्मूला ड्रिवन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आकर के वो रुक जाएगा। ये एक दूसरा तरीका है। सो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, नहीं, वी कैन नॉट यूज सब टोटल। सब टोटल यूज करके अगर आप करोगे तो सब टोटल भी आप नहीं कर सकते हो। इसका एक अलग ट्रिक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो सब टोटल कब आप यूज कर सकते हो, जब आपके पास यहाँ डेटा ऑलरेडी फिल्ड है और मुझे टोटल टोटल नहीं चाहिए, मुझे ये जानना है कि ऑस्ट्रेलिया में कितने स्टेट्स है और उनके, क्योंकि यहां से देखिए, अगर मैं यहां से करूंगा तो मुझे मैन्युअली वो तो मुझे मैन्युअली वो सारे स्टेट सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो कि इस पर्टिकुलर कंट्री से है। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली यूज दी सिलेक्शन। सो पहले मैं सेल सिलेक्ट करूंगा। अब इसमें एक और मेजर ड्रॉबैक है, तो इसमें 3-4 चीजें हैं, तो थोड़ा ध्यान से आप देखिए कि कैसा इसको मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाल रहा है। और एक और चीज, मैं कुछ डेटा यहां से भी डिलीट करता हूं, सो आई विल बी एबल टू टेल यू। जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ वो काफी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, और मैंने अपने क्लाइंट एंड्स पर देखा है कि वो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आई हैव डिवाइस्ड और आई हैव काइंड ऑफ कम अप विद सर्टेन सॉल्यूशंस फॉर इट, ऑब्वियसली थ्रू रिसर्च फोरम्स, यूट्यूब वीडियोस एंड वगैरह वगैरह। सी, डोंट बी शाय और डोंट बी काइंड ऑफ अशेम्ड कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए यूट्यूब पे जाना पड़ रहा है या फोरम पे जाना पड़ रहा है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ लर्निंग। सो बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अरे मुझे तो ऑलरेडी आता है। ऑलवेज कीप लर्निंग, और ये मैं बार बार इस चीज के ऊपर फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि कभी कभार और बहुत बार ऐसा होता है, एंड आई एम अ पर्सन हु वॉचेस अ लॉट ऑफ रील्स। सो लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज दे क्रिएट कंटेंट, जहाँ पे लर्निंग कंटेंट भी रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए आजकल लोग डिलीवर कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे भी ये चीज करनी है, बट आई एम फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ एक्सपर्टीज ऑन वीडियो एडिटिंग एंड एवरीथिंग। सो अगर MWF में से कोई है जो इस चीज के लिए मुझे हेल्प कर सके तो काफी मदद हो जाएगी। ठीक है, एनीवेज, अब हम बात करते हैं। यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम ये है कि कंट्रीज फील्ड नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स है। अब इस ब्लैंक का इंपैक्ट क्या हो रहा है वो पहले आप समझ लीजिए। ये बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल फंडा है, वो आपको समझना है। अगर मैं एवरेज यूज करता हूं, एवरेज, ठीक है, मैं टोटल इस कॉलम का एवरेज निकाल रहा हूं, तो मुझे कुछ इस तरीके से एवरेज इसका मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जहां पर भी, जैसे ये दो ब्लैंक्स को अगर मैं जीरो से भर दूं, अगर इनफैक्ट एक को भी मैं जीरो से भर दूं या दूसरे को भी भर दूं, इमीडिएटली आप नोटिस करोगे कि किस तरीके से इस एवरेज पर इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। सो याद रखिए कि जब भी आपके पास ब्लैंक्स हो और अगर वो नंबर्स वाली कॉलम है, तो आपको उस ब्लैंक को भरना है जीरो से, ताकि आपको एवरेज जैसे कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। देखो, सम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एवरेज में 100% प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो ब्लैंक्स की वजह से कम हो जाते हैं, और ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपका एवरेज जो है वो स्पाइक हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से ये बहुत ही बेसिक मैथ्स चीज है, इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह होने की जरूरत नहीं है, ये हमको स्कूल में ही सिखाया जाता है। एक सिंपल सी चीज है, अगर मैं 10 रुपए को 10 लोगों में बांटता हूं और 10 रुपए को मैं 5 लोगों में बांटता हूं, तो दोनों का एवरेज तो अलग होना ही है। तो एग्जैक्टली दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग हियर। सो इसलिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके एग्जैक्ट होने चाहिए, नॉट लेस और नॉट मोर। ओके, अब हम पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। नाउ हाउ डू यू डू इट ओनली यूजिंग द कीबोर्ड। अब यहां आपके पास ऑलरेडी कुछ ब्लैंक्स है,
मोहम्मद कड़ीवाल, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ यूट्यूब से। या दैट्स ग्रेट, अगर आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा सोर्स ऑफ लर्निंग है जहां से आप काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। एनीवेज, तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप इस डेटा को फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब दिक्कत यह है कि मुझे सबसे लास्ट सेल पर जाना है सिलेक्शन के थ्रू, सो मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन यूज करता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर बार जब भी ब्लैंक सेल आएगा मुझे यहाँ पे एक रुकावट मिलेगी। सो मैं क्या करूंगा, ये एक ट्रिक है जो मैंने काफी अच्छे वीडियो में देखा था, सो ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। सो यू मूव टू द राइट। ओके, क्योंकि ये कॉलम में, स्टेट कॉलम में आपके पास कहीं कोई ब्लैंक नहीं है, आप कंट्रोल डाउन यूज कीजिए, आप लास्ट सेल में आ जाएंगे जहां पर आपका लास्ट स्टेट है। Then you move to the left, you will move into the last cell of the column that you want to work with. अब आपको जाना है नेम बॉक्स में। ये जो नेम बॉक्स है ये दिखता बहुत ही सिंपल सी चीज है, बट ये काफी यूजफुल चीज है जब आप नेम्ड रेंजेस वगैरह पे काम करते हैं, बट अभी फिलहाल हम उस चीज पर बात नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि आपको फर्स्ट सेल सिलेक्ट करना है, यानी कि D2 सिलेक्ट करना है या D1 सिलेक्ट करना है, यू जस्ट प्लेस योर कर्सर बिफोर D52। ठीक है, ओके। और यहां से आप सेल सेलेक्ट कर रहे हैं एंड यू वांट टू डायरेक्टली मूव टू दिस पर्टिकुलर नेम बॉक्स, यू कैन यूज Alt F3। अगर Alt F3 नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरे केस में नहीं चलता है अक्सर, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली क्लिक ऑन योर नेम बॉक्स यूजिंग द माउस। D52 के पहले आप अपना कर्सर रख दीजिए एंड यू टाइप D2:। तो जब आप D2:, टाइप करते हैं एंड यू प्रेस एंटर, you will have selected the entire column of data। अब यहां से मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ब्लैंक्स को सिलेक्ट करना है। तो ब्लैंक्स को सिलेक्ट करने के लिए आई विल यूज द गो टू कमांड। जो गो टू कमांड है वो कंट्रोल जी से आप एक्सेस कर सकते हैं। कंट्रोल जी विल ओपन अप द गो टू विंडो फॉर यू, और यहां से मुझे स्पेशल के कमांड को क्लिक करना है, गो टू स्पेशल। सो क्योंकि स्पेशल में एस अंडरलाइंड है, वो एक हॉट की है, आप ऑल्ट एस प्रेस करके इस चीज को आप ओपन कर सकते हैं, राइट। एंड देन यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दी ब्लैंक। सो अगेन हियर के इज योर हॉट की, प्रेस के एंड देन क्लिक ओके। अब आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आपके ब्लैंक्स जो की है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ एक चीज का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, नेविगेट करते वक्त कहीं पर भी आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप क्लिक करोगे आपका जो भी सिलेक्शन है वो कंप्लीटली हट जाएगा। Another thing that you can do is instead of pressing Control G, you can even press F5। F5 जो शॉर्टकट है वो गो टू विंडो को ओपन करने के लिए है। अब यहां से आपको सारे सेल्स में, जैसे कि ये 4 सेल्स है, इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया फिल करना है, यहाँ पे कनाडा फिल करना है, यहाँ फ्रांस फिल करना है। सो इसका एक तरीका है, यू जस्ट पुट एन इक्वल टू साइन एंड यू सिलेक्ट दी अपर एरो की। मतलब जब अप एरो की आप सिलेक्ट करते हो, यू हैव बीन एबल टू सिलेक्ट दी सेल दैट इज अबव दिस। नाउ व्हाट यू डू इज यू जस्ट प्रेस कंट्रोल एंटर, क्योंकि देखो अगर आप नॉर्मली एंटर प्रेस करोगे तो आप सिर्फ इस सेल में डेटा एंटर कर रहे हो, लेकिन अगर आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते हो यू विल हैव एंटर्ड डेटा इन ऑल द सेल्स। हमारा काम अब तक यहाँ खत्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं खत्म हुआ है? क्योंकि हमारे पास जो डेटा है अब तक जो हमने फिल किया है वो एक फॉर्मूला है। अगर आप सेल सिलेक्ट करते हैं तो सारे के सारे फॉर्मूलाज है। अगर आप इसको ऐसे ही फिल्टर यूज करेंगे, ऐसे ही अगर आप फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे and if you try to select only Australia, here it may give you all the data for Australia, but बहुत बार प्रॉब्लम ये होती है अगर आप इसमें सॉर्टिंग कर देते हैं। ओके, इफ यू सॉर्ट then it could cause a problem when you are working with formulas। So what you do is ये जो formulas है, ये formulas को आपको सबसे पहले वैल्यूज में कन्वर्ट करना होगा। सो वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए, एक मिनट पहले मैं इसे आइटैलिक से हटा दूं, या वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, और जितनी भी वैल्यूज इस कॉलम में है, ये जितना भी डेटा इस कॉलम में है उसको आपको वैल्यूज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये फॉर्मूलाज भी है इसमें। सो अगर मुझे पूरी कॉलम को सिलेक्ट करना है शॉर्टकट के जरिए, द शॉर्टकट इज कंट्रोल स्पेस।
अब मैं कुछ इस तरीके से याद करता हूं और याद रखता हूं इस पर्टिकुलर शॉर्टकट को। स्पेस जो है वो दोनों ही केसेस में यूज होगा, जब आप रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं या आप कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हो, यू विल यूज दी कंट्रोल स्पेस कॉम्बिनेशन, और अगर आप रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं यू विल यूज द शिफ्ट स्पेस कॉम्बिनेशन। सो क्योंकि मुझे पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज कंट्रोल स्पेस, दैट इज गोइंग टू सिलेक्ट द एंटायर कॉलम फॉर मी। अब मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम में जितना डेटा है उसको पूरा के पूरा वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूं इस चीज को, वो मैं आपको बता देता हूं। So you press Control C. When you press Control C, you are using the copy command. Okay? जब आप कॉपी पे क्लिक करते हैं, आपके पास यहाँ ड्रॉप डाउन है पेस्ट में, पेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ ऑप्शन है वैल्यूज। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस इफ आई वांट टू एक्सेस द पेस्ट स्पेशल कमांड, क्योंकि पेस्ट स्पेशल कमांड के थ्रू ही मैं ये कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। याद रखिए, पेस्ट एज वैल्यूज सिर्फ जब आप कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं तभी काम करेगा, कट करके पेस्ट पे काम नहीं करेगा। So I can use the shortcut Alt Control V, that will open up a paste special window for me. अब यहां से मुझे अपने जो फॉर्मूलाज है उसमें से मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए, मतलब जो भी इवैल्यूएशन हुआ है उस फॉर्मूला का मुझे सिर्फ वो वैल्यू चाहिए। सो मैं शॉर्टकट V का इस्तेमाल कर सकता हूं एंड देन आई कैन प्रेस एंटर। जब मैं एंटर प्रेस करता हूं सो इमीडिएटली जो डेटा है वो वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा, द फॉर्मूला वाज D2 इज इक्वल टू D2, नीचे था D3, D4, सो एंड सो फोर्थ। सो इस तरीके से आप काफी आसानी से अपने डेटा के अंदर जो ब्लैंक्स है वो आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये जो ब्लैंक्स है इनको एक साथ फिल करना है, सो ये काफी ज्यादा आसान है। सेम वे आप यहां से सेल सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डाउन, राइट में आ जाइए और नेम बॉक्स में F52 के पहले F2 लिखिए, कोलन डालिए। ये जो हम कर रहे हैं ये बेसिकली पूरे रेंज को सिलेक्ट करने के लिए है। सो इन दिस वे यू विल बी सिलेक्टिंग द एंटायर रेंज ऑफ डेटा। इसके बाद आपको जो काम करना है वो अगेन यू कैन यूज F5 टू ओपन द गो टू बॉक्स और कंट्रोल G, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। फिर ऑल्ट S से आप गो टू स्पेशल विंडो को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद K से आप ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, और क्योंकि यहां मुझे कोई फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक जीरो टाइप करके कंट्रोल एंटर के इस्तेमाल से पूरा डेटा फिल कर सकता हूं। सो इस वजह से इसी तरीके से आप ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं, और अगर अभी आप कैलकुलेशन करते हैं एवरेज का तो आपको करेक्ट एवरेज मिल सकता है, राइट। सो इस तरीके से आप ये जो ब्लैंक्स है इसको फिल कर सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स थे जो मैं कवर करना चाहता था। अब हम थोड़े से इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाते हैं, where we will try to create our basic formulas and then we will move ahead into the more complex concepts like pivot tables. So क्योंकि आप में से काफी लोग हैं जो ऑलरेडी थोड़े इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पर हैं, मैं चाहता हूं कि हर किसी को कुछ ना कुछ मिल जाए आज के सेशन के जरिए। सो यहाँ पर मेरे पास एक इनवॉइस है और मैं इस इनवॉइस को, जो बना बनाया इनवॉइस है, उसके अंदर से डेटा को मैं डिलीट कर रहा हूँ और मैं दोबारा से इस इनवॉइस को क्रिएट करूंगा या इस इनवॉइस में कैलकुलेशंस करके डिटेल्स लेकर के आऊंगा। देखिए, इनवॉइसिंग हर एक बिजनेस में यूज होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ वो बिजनेस क्या है, ठीक है। जहां पर भी हम एक बेसिक भी अगर डेटा या इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं या फिर इनवॉइस मेंटेन कर रहे हैं तो वहां पर उस चीज को आप देखेंगे, राइट। सो हियर लेट्स से देयर इज अ वेरी स्मॉल इनवॉइस जहां पे सिर्फ 5 आइटम्स है और मुझे इसका लाइन टोटल निकालना है, मतलब हर एक प्रोडक्ट का मुझे टोटल निकालना है। सो जब भी आप फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला बनाने के दो तरीके हैं। एक, आप वैल्यू को एज इट इज ले लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 25 मल्टीप्लाइड बाई 20 लेना चाहता हूं, सो आई कैन टाइप इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाई 20। अब इसका प्रॉब्लम ये है, अगर मैं 25 मल्टीप्लाइड बाई 20 ले लूं और अगर मान लीजिए क्लाइंट ने क्वांटिटी बढ़ा दी या आपने यूनिट प्राइस को कम कर दिया,
तो आपका जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी को 20 की जगह 25 बढ़ा देता हूँ, मेरे फॉर्मूला पर किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा फॉर्मूला जो है वो स्टैटिक वैल्यूज का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि नंबर्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो सबसे पहले याद रखिए, जब भी आप किसी भी तरीके का कोई कैलकुलेशन करते हैं एक्सेल में, जितना हो सके उतना आप नंबर्स को डायरेक्टली यूज करने से परहेज कीजिए। अवॉइड इट। द रीजन इज बिकॉज इफ यू यूज द नंबर डायरेक्टली इनसाइड, और अगर आप उसको चेंज करना पड़ा, और बहुत सारे सेल्स है जहां आप उसको चेंज, जहां से आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, तो वो वहां पर आपको प्रॉब्लम देगा, राइट? सो आई विल एक्सप्लेन यू। सो यहां पर मैंने पहला फॉर्मूला तैयार किया है, लेकिन वो गलत है। सो आई जस्ट डिलीट इट एंड आई विल क्रिएट द फॉर्मूला वंस अगेन। अब फॉर्मूला आप नॉर्मली बनाएंगे कैसे वो समझ लीजिए। यू स्टार्ट ऑफ विद एन इक्वल टू साइन, क्योंकि एक्सेल में जब भी आप फॉर्मूला बनाते हैं जिसमें आप फंक्शन लिखना चाहते हैं या कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना चाहते हैं, हमेशा आप इक्वल टू से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इक्वल टू है जो एक सिग्नल भेजता है एक्सेल के कैलकुलेशन इंजन को कि अभी इसके बाद जो भी लिखा जाएगा वो एक फॉर्मूला होगा और हमें इसे कैलकुलेट करके यूजर को रिटर्न करना है। सो इस बार मैं नंबर का इस्तेमाल ना करते हुए जो भी सेल में डेटा अवेलेबल है या जो सेल में डेटा है उस सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैंने उस सेल को सिलेक्ट किया, आपको यहां नजर आएगा कि उस सेल का जो एड्रेस है वो यहां पर पिकअप हुआ है, और इसे कहते हैं सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंस से आपको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर मैंने सेल रेफरेंस का इस्तेमाल, या अगर आपने सेल रेफरेंस का इस्तेमाल किया, तो सेल रेफरेंस से आपके जो फॉर्मूला के अंदर जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी या पहले दिक्कत जो आ रही थी कि वैल्यू आपकी अपडेट नहीं हो रही थी, वो अभी अपडेट होना शुरू हो जाएगी। सो व्हेन आई प्रेस E12 मल्टीप्लाइड बाय F12, यू विल गेट दी वैल्यू एज 500। अब फिल हैंडल के जरिए आप फिल हैंडल को ड्रैग करके नीचे तक के आप ड्रैग कर सकते हैं, और फिल हैंडल के जरिए आप अपने डेटा को फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहां पर मैं फिल हैंडल को डबल क्लिक भी कर सकता हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो जहां पर उसे कैलकुलेशन के लिए कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, वो मुझे एक हैश वैल्यू एरर से ग्रीट करेगा। सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन, आई डोंट नीड दैट हैश वैल्यू एरर, मुझे वो नहीं चाहिए। सो आई विल जस्ट यूज द नॉर्मल फिल हैंडल एंड ड्रैग इट डाउन। अब आती है बारी इस पर्टिकुलर टैक्स की कैलकुलेशन की, लेकिन उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कैलकुलेशन है ये ऑटोमेटिकली बाकी सारे सेल्स पर कैसे अप्लाई हो गया। ये अप्लाई इसलिए होता है क्योंकि यहां पर एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है जो कि रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग कहा जाता है। सो व्हेन यू से रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? सो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग का मतलब ये है कि अगर आप इस सेल को देखें तो यहां पर E12 मल्टीप्लाइड बाय F12 का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि ये रो के दो सेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट रो में आपके कॉरस्पॉन्डिंग रो के यूनिट प्राइस और क्वांटिटी को लेकर के मल्टीप्लाई किया जा रहा है। सो कुछ इस तरीके से जब आप फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करते हैं तो सेल्स के अंदर रोज चेंज होते हैं। सो जब आप फॉर्मूला को नीचे की तरफ खींचते हो तो सबसे पहले यही चीज का आपको ध्यान रखना है कि रो जो है वो चेंज हो रहा है। सिमिलरली अगर आप फॉर्मूला को राइट में ड्रैग करते हो फिल हैंडल के थ्रू, तो आपका जो है कॉलम चेंज हो रहा है। सो करंटली अब तक तो हम जो है सिर्फ रो ही चेंज कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज जस्ट अ नॉर्मल रो चेंज हैपनिंग हियर। अब अगर आप देखें कि आपको हर बार सेल को सिलेक्ट करके ही आप फॉर्मूला को देख रहे हैं या देख पा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये जो नंबर्स है ये हमेशा दिखाई, ये जो फॉर्मूलाज है वो हमेशा यहाँ लेफ्ट साइड में या राइट साइड में दिखाई देने चाहिए, सो व्हाट यू कैन डू इज आप एक फॉर्मूला टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एक नया कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस किया है वो है फंक्शन। अब ये फंक्शन एक्चुअली है क्या और इसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं? सो याद रखिए कि फंक्शन जो है वो एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है
ये एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, ठीक है, जहां पर आप उस फॉर्मूला को आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और वो फॉर्मूला आपको रिटर्न करता है एक वैल्यू, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है आप एक इनपुट प्रोवाइड करते हैं और जो वैल्यू है वो आपकी आउटपुट होती है। अब हर फंक्शन जो होता है वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं और उनका तरीका जो होता है वो फिक्स्ड होता है, इसीलिए इट इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे मैं एक फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि फॉर्मूला टेक्स्ट है। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। तो यू स्टार्ट ऑफ विथ इक्वल टू, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला लिखना है। याद रखिए, फंक्शंस जो है वो फॉर्मूला का हिस्सा होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, लेकिन वो उसमें फंक्शंस भी ऐड करते हैं। तो ऑब्वियसली फंक्शंस आर पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, दे आर यूज्ड टू मेक योर फॉर्मूला मोर पावरफुल, मच मोर इजी टू वर्क विथ एंड मेक योर वर्क मच मोर इजियर। ये मैं आपको बताऊंगा एक नेक्स्ट 1 और 2 मिनट्स के अंदर। सो यू स्टार्ट विथ फॉर्मूला टेक्स्ट, ठीक है। अब जैसे ही आप फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है, आपको ये जो ऑटो कंप्लीट ड्रॉप डाउन है ये नजर आएगा एंड यू कैन सिंपली स्क्रॉल यूजिंग योर कीबोर्ड और यू कैन स्टार्ट टाइपिंग द फुल डिटेल्स and that or the full details of the function that will give you the options available। मतलब यहाँ पे जहां पर भी वर्ड फॉर्मूला है जिस भी फंक्शन में, वो आपको नजर आएगा। सो इसे कहते हैं ऑटो कंप्लीट ड्रॉप डाउन, ठीक है। सो आई कैन जस्ट इन्वोक दिस फंक्शन, मतलब अगर मुझे इस फंक्शन को यूज करना है तो मैं इस फंक्शन को यूज करने के लिए टैब की का इस्तेमाल कर सकता हूँ। याद रखो, कीबोर्ड पे जो टैब की है वो हमेशा आपके फंक्शंस के लिए यूज की जानी चाहिए। अगर आप एंटर दबाते हैं तो आपको एरर मैसेज आएगा, तो आपको एंटर नहीं दबाना है, आपको टैब की दबाना है। या तो फिर अगर आपने अपने ऑटो कंप्लीट ड्रॉप डाउन में उस फॉर्मूला को देख लिया है, उस फंक्शन को देख लिया, आप डबल क्लिक करके उस फंक्शन को अपने फॉर्मूला का हिस्सा बना सकते हैं। सो इसको कहते हैं इन्वोकिंग द फंक्शन, ठीक है। अब आप सेल सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये सिर्फ एक रेफरेंस का मोहताज है, यानी इट जस्ट नीड्स अ रेफरेंस टू गिव यू दी वैल्यू। मतलब कैलकुलेशन के लिए इसको सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट की जरूरत है, जो कि जिस सेल में फॉर्मूला है उस सेल की तरफ आपको इसको इशारा कर देना है और उस सेल में जो फॉर्मूला है वो आपके सामने वो ला करके रख देगा। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे आपको यह नजर आएगा E12 मल्टीप्लाइड बाय F12, यानी कि ये क्या करता है, ये फंक्शन जो है ये आपके फॉर्मूलाज को आपके सामने ला करके रख देता है। अब नेक्स्ट जो चीज है वो टैक्स कैलकुलेशन है। तो टैक्स कैलकुलेशन के लिए मुझे इक्वल टू, या तो मैं इसे, या तो इन सारे सेल्स को मैं मैन्युअली ऐड करूं एक एक से, लेकिन अभी यहाँ तो सिर्फ 5 है, लेकिन अगर ये आगे चल करके 10 हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं, 5,000 हो जाते हैं या 5 लाख हो जाते हैं, तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट। मैन्युअली एक एक करके आप नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए एक्सेल ने आपको एक फंक्शन का प्रोविजन दिया है जो कि जिसका नाम है सम फंक्शन। सो आप लिखिए इक्वल टू SUM, द नेम ऑफ द फंक्शन, प्रेस द टैब की। अब जैसे ही आप टैब की दबाते हैं you will notice that the sum function is now ready to be used for you. You will select all the cells that are going to be part of the range that you are going to be using inside the sum function, क्योंकि obviously आपको इस range को select करना है। आपने ये select करके bracket को close कर दिया and then you can press enter। अब यहां आपको टैक्स का कैलकुलेशन करना है, क्योंकि आप टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हो, ओके आपको टैक्स रेट से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। सो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 7.5%। मैंने मैन्युअली 7.5% लिखा है, मुझे पता है, मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया कि आई शुड नॉट यूज दी कैलकुलेशन और आई शुड नॉट यूज अ नंबर इन द कैलकुलेशन, बट क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल सेल है, अगर मैं 7.5% लिख देता हूं तो मुझे सिर्फ यहीं पर उसे चेंज करना पड़ेगा, नॉट द एंटायर शीट। बट इवन देन आई शुड यूज दी सेल रेफरेंस फॉर दिस, मतलब किसी सेल में उस नंबर को लिख दूं और उसके बाद मैं इसे मल्टीप्लाई करूं।
एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि मैंने 7.5% जो परसेंटेज सिंबल है उसको मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, गलतियां ये हो जाती है कि लोग परसेंटेज मेंशन करना भूल जाते हैं और वो 7.5% के बजाय मल्टीप्लाई हो जाएगा 7.5 से। तो उस चीज का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टोटल आफ्टर टैक्स। अब इस टोटल को मुझे कैलकुलेट करने के लिए दोबारा सम फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। सो अगर मैं दोबारा सम फंक्शन लिखूं उससे बेहतर मैं एक शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकता हूं, जो है ऑल्ट प्लस इक्वल टू। अब ये जो प्लस सिंबल है, ये प्लस का मतलब है ऑल्ट और, मतलब हिंदी का जो और है एंड, इक्वल टू साथ में दबाना है आपको। ठीक है, ऑल्ट दबा करके इक्वल टू दबाना है। सो हियर अगर आप ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिए कि आपको लेफ्ट साइड पे जो ऑल्ट है उसका इस्तेमाल करना है, एंड देन प्राइस एंड देन टाइप इक्वल टू। तो जैसे ही आप ऑल्ट इक्वल टू टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं, यहां पर आपको कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आपका कंप्लीट हो जाता है। और राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली मैंने फॉर्मूला तो डाला ही नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला ऊपर से कॉपी हो रहा है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आई एम यूजिंग 365 और इट इज हैपनिंग बिकॉज एक्सेल का कुछ अपडेट आया है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, क्योंकि ये पहले नहीं होता था। आई हैड टू नॉर्मली ड्रैग माई फॉर्मूला डाउन, बट एनीवेज इट्स हैपनिंग वेल एंड गुड एज लॉन्ग एज इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। अब मुझे कैलकुलेट करना है टोटल आफ्टर डिस्काउंट। अब मान लीजिए शॉपकीपर ने मुझे एक 10% का डिस्काउंट दे दिया और मुझे ये जो वैल्यू है इसको 10% से कम करनी है। सो 10% से अगर आपको वैल्यू को कम करनी है तो आप कैसे करेंगे वैल्यू को कम? अब मैं ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये वजह इसलिए है क्योंकि अगर मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूं तो शायद से आपको काफी आसानी होगी आगे चल के नंबर्स रिडक्शन और नंबर्स इंक्रीज में। हमेशा याद रखो, मान लीजिए आपका नंबर है एक्स, अगर आपको उसको 10% से कम करना है, आप नॉर्मली क्या करते हो, एक्स माइनस एक्स इंटू 10%। तो ये जो हिस्सा है या ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो मुझे 10% का कैलकुलेशन निकाल करके देगा और उस 10% की वैल्यू को मुझे एक्स से माइनस करना है। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे क्या वैल्यू आएगी, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 10%। और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आएगा एक्स मल्टीप्लाइड बाय 0.9। ठीक है, इसको मैं और ज्यादा एक्सप्लेन सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूं, बट दिस इज जस्ट द बेसिक एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो जो भी नंबर है अगर आपको उसको 10% से कम करना है आपको उसे 0.9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको उसको 10% के बजाय 20% से कम करना है तो आपको उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 माइनस वॉट एवर दैट परसेंटेज इज। और अगर आपको इसको 10% से बढ़ाना है या 10% 20% से बढ़ाना है, सो देन यू विल मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय 1 और यहाँ पे प्लस आइकॉन आएगा क्योंकि यहाँ आपको इंक्रीज करना है। 1.1 to increase it by 10% and 1.2 to increase it by 20%। ये तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर मैं क्या करूंगा, जो भी मेरी वैल्यू है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.9 से, और मुझे मेरा कैलकुलेशन यहां पर मिल जाएगा। आई कैन जस्ट, अच्छा एक और शॉर्टकट मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कुछ फॉर्मूला है या कोई टेक्स्ट है जो आपको ऊपर के सेल से नीचे के सेल में आपको कॉपी करना है, तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी। और हर एक शॉर्टकट, ओके, हर एक शॉर्टकट जो आप लर्न करते हो उसको आप, अगर आप कोई डेस्क पर बैठते हो, लाइक इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आप अपने शॉर्टकट्स को जो एक फ्रीक्वेंटली यूज शॉर्टकट्स है उसको आप पिन अप करके रखिए। अगर आपके सामने एक सॉफ्ट बोर्ड है या अगर आपके पास कोई ऑप्शन है जहां पे आप अपने शॉर्टकट्स को आपके सामने रख सकते हैं, तो बेहतर ये है कि आप अपने शॉर्टकट्स को आपके सामने रख करके काम कीजिए। ठीक है, उससे फायदा ये होगा कि जब आप शॉर्टकट सामने रखते हो तो हमेशा आपको शॉर्टकट्स आपकी नजर के सामने रहेंगे, और जैसे ही आपको शॉर्टकट यूज करना है, और एक ऐसा वक्त आएगा जहां पे आपको शॉर्टकट्स की लिस्ट आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आपको कीबोर्ड की तरफ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका हाथ ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर शॉर्टकट की तरफ
चले जाएगा, ठीक। बट उसके लिए थोड़ा सा वक्त आपको देना होगा, बिकॉज लर्निंग रिक्वायर्स एफर्ट्स एंड रिक्वायर्स टाइम एज वेल। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ओके, सो वी विल मूव अहेड, और हम देखेंगे कि किस तरीके से यही सेम सिनेरियो में अगर आपके पास कुछ डेटा है जो एक सेल में है और आपको उसी सेल को हर एक फॉर्मूला में रेफर करना है। सो अब तक हमने जो देखा वो था रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, मानी यानी कि जैसे ही आप सेल को मूव करते हो, अपने फॉर्मूला को मूव करते हो, आपका सेल जो रेफरेंस है वो भी चेंज हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपके पास एक वैल्यू है जिसको आपको सारे सेल्स में इस्तेमाल करनी है, जैसे कि यहाँ पे टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, और मेरा जो टैक्स रेट है वो इस सेल में फिक्स्ड है। सो व्हाट आई कैन डू हियर इज आई कैन calculate my tax amount by starting with equal to unit price multiplied by quantity, that is E8 multiplied by F8, and then you can further on multiply it by the tax rate. अब दिक्कत यह है कि अगर अगर मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को नीचे लेकर के जाऊंगा तो बट ऑब्वियस ये है कि मेरा जो रो नंबर्स 8 है वो 9 10 एंड सो ऑन सो फोर्थ हो जाएगा। सिमिलरली ये जो H5 है उसका भी जो रो नंबर है वो 5 से लेके 6 7 8 9 10 हो जाएगा। यहां पर जो है वो कैलकुलेशन ठीक है, आई वांटेड टू मूव टू 9 10 सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट दिक्कत यहां आएगी कि आई डू नॉट वांट दीज 6 7 8 9 10, आई जस्ट वांट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, राइट। इससे फायदा ये होगा कि मेरा जो कैलकुलेशन है इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल। ओके, सो व्हाट आई डू इज आई सिंपली सिलेक्ट दिस। जहां जैसे ही मैंने ये सेल सिलेक्ट किया है मैं F4 दबाऊंगा। F4 से क्या होगा कि मेरा जो सेल है वो एक लॉक यानी कि फ्रीज भी हो सकता है, या इसको आप फ्रीज भी कह सकते हैं, लॉक भी कह सकते हैं, बट इसका ऑफिशियल जो टर्म है, टेक्निकल टर्म है, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। अब इसका फायदा यह है कि अगर मैं इस सेल को नीचे ड्रैग करूंगा तो E8 विल बिकम E9, F8 विल बिकम F9, बट H5 जो है वो H5 ही रखेगा। बट बिफोर आई कमिट टू दिस फॉर्मूला आई जस्ट वांट टू शो यू व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस F4 वंस अगेन। अगर आप दोबारा F4 दबाते हैं तो आपके पास $H5 नजर आएगा। दोबारा अगर आप F4 दबाएंगे यू विल गेट $H5, and finally when you press it once more you'll just get H5 only, and when you press F4 again you'll have $H5। तो ये जो चार सिनेरियोज है इसको पहले समझ लेते हैं। H5 only is basically relative cell referencing, okay? $H5 is absolute cell referencing, so relative, this is absolute cell referencing। अब जो बचते हैं $5 और $H5, ये दो जो है इसे कहते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। और इस केस में जब डॉलर आपके रो नंबर के आगे हो तो रो लॉक्ड होता है, यानी कि रो जो है वो फ्रीज हो जाता है, या रो इज इन अ सेल रेफरेंस विच इज बीइंग लॉक्ड। और अगर आपका डॉलर आपके कॉलम के आगे है तो ये जो है दिस इज बेसिकली व्हेन यू आर लॉकिंग दी कॉलम। ठीक है, ये हम कुछ देर में देखने वाले हैं कि इसका जो यूज है वो कैसे होता है। ओके, सो वेरी सिंपल, मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। अब मैं यहाँ एंटर दबा सकता हूँ एंड देन आई कैन सिंपली डबल क्लिक माई फिल हैंडल और ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा कैलकुलेट हो जाएगा बाकी सारे सेल्स के लिए। और क्योंकि यहाँ मैंने फॉर्मूला टेक्स्ट का इस्तेमाल किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे $H5 का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ और F2 दबा करके एडिट मोड में चले जाता हूँ। सो हियर
I have the number where I mean I have the reference where I have locked it. Okay, let me just delete it and select all the cells together. अब ये मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं कि अगर आपके पास छोटा डेटा है और आपको बहुत क्विकली अगर आपको सारे सेल्स में सेम डेटा या सेम फॉर्मूला फिल करना है तो आप कैसे कर सकते हैं. So you start off with an equal to sign and you select your unit price multiplied by the quantity and then you multiply it by the tax rate. तो एक बार आपने टैक्स रेट सेलेक्ट कर लिया, आपको लॉक करना है F4 दबा के और फिर एंटर के बजाय आपको क्या दबाना है, कंट्रोल एंटर. कंट्रोल एंटर जो है वो आपके अंदर आपके यहाँ आपके प्रोग्राम में दो तरीके से मदद कर सकता है. पहला, इफ यू प्रेस कंट्रोल एंटर यू विल स्टे इन द सेम सेल दैट यू आर एडिटिंग द डेटा. दूसरा, यू विल बी एबल टू, अगर आपने मल्टी सेल सेलेक्ट किया है तो आप मल्टीपल सेल्स के अंदर सेम डेटा फिल कर सकते हैं कंट्रोल एंटर के जरिए. ठीक है, ओके. अब हम हमारे, ये मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए. अब हम हमारे जो लास्ट सेशन के लास्ट 15 मिनट की तरफ जा रहे हैं. तो इसके लिए मैं एक एडवांस टॉपिक कवर करता हूं, वो है पिवट टेबल्स. तो मे भी आप में से कुछ लोग हैं जिनको पिवट टेबल्स के बारे में बिल्कुल जानकारी ना हो. फिक्र मत कीजिए, मैंने जानबूझ करके पिवट टेबल्स का कॉन्सेप्ट पिकअप किया है क्योंकि पिवट टेबल्स एक ऐसी टॉपिक है जो बहुत ही यूजफुल टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टू लर्न है. सो इसका जो आप कह सकते हैं कि अगर आप देखें तो इसका जो लर्निंग कर्व है वो अगेन काफ़ी स्टीप बिल्कुल नहीं है. इनफैक्ट वो काफ़ी ज़्यादा इजी टू लर्न टूल है और काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल टूल है. मतलब अगर आप वक्त और वैल्यू का कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल टूल है. और बहुत से लोग हैं जो अपने वर्क एरिया में या जो अपने वर्क प्लेस पे पावर पिवट टेबल्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. काफ़ी हद तक वो लोग पिवट टेबल्स यूज़ करते हैं. आप में से कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होंगे तो उनको पता होगा कि किस तरीके से आप पिवट टेबल्स का इस्तेमाल करते हो. आई थिंक मोहम्मद, यू आर MIS एग्जीक्यूटिव, तो आप तो डेली बेसिस पे इस पर काम करते होंगे, राइट? मोहम्मद करीवाल, यस, ओके. इफ आई मे आस्क, व्हाट फर्म आर यू वर्किंग फॉर? हेलो, सॉरी, व्हाट फर्म आर यू वर्किंग फॉर? कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो आप? बीपीओ कॉल सेंटर। अच्छा, BPO में हो, ओके ओके, ठीक है. ओके, सो लेट्स मूव इनटू दी पिवट टेबल. ये हमारी लास्ट टॉपिक रहेगी और क्योंकि हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है बट आई थिंक एक लेक्चर सीरीज इस पर्टिकुलर टॉपिक पर रखा जा सकता है. मे बी इफ यू वांट टू एनरोल फॉर इट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, मे बी वी कैन रन अ क्रैश कोर्स. I'll have a word with MWF and see if we can put it, and with a very minimal cost attached to it, we'll see if we can run this as a full-fledged course जहाँ पे काफी सारे प्रोफेशनल्स को इस चीज का फायदा मिल सकता है. बट एनीवेज, दैट इज समथिंग विच वी कैन डिस्कस लेटर ऑन. सो अब ये बात करते हैं हम हमारे डेटा के बारे में. हमारे पास काफी बड़ा डेटा है. अगर आप देखो तो आपके पास करीब 19 कॉलम का डेटा है. यहाँ मैंने काउंट ढूंढा है फर्स्ट रो का, तो यहाँ पर आपके पास 19 कॉलम्स है और करीब 1,13,000 रोज है. तो काफी ज्यादा डेटा आपके पास मौजूद है. इसको अगर आपको एनालाइज करना है तो आप कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं वो हम समझ लेते हैं. तो सबसे पहले अगर आप इसको एनालाइज करना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि आप सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग कर सकते हैं, या तो फिर आप सम इफ यूज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, या तो फिर आप फिल्टर करके सम निकाल सकते हैं. बट दोज आर ऑल टूल्स दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. ओके, सो ये एक काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज है जो आपको यू नो जिससे आपको बाहर निकलना है या जिसके अंदर आपको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे ये चीज हो रही है, राइट? जस्ट 1 मिनट.
ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे किस तरीके से इस डेटा को एनालाइज करना है। सबसे पहले क्योंकि हमारे पास कुछ बैकग्राउंड नहीं है, मैं आपको ये बता दूं कि ये डेटा जो है एक ऑफिशियल टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया है। खैर, टेबल डिजाइन टैब जो है, ये एक टेबल डिजाइन टैब जो आपको दिखाई दे रहा है, वो टैब तब अवेलेबल होता है जब आप डेटा को टेबल में फॉर्मेट करते हैं। सो बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टेबल फॉर्मेट इज, व्हाट रेंज फॉर्मेट इज, आपको शायद से थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है, बट इससे काफी ज्यादा रिलेशन नहीं है। सो आई जस्ट टॉक अबाउट व्हाट यू कैन डू। सो क्योंकि ये डेटा टेबल फॉर्मेट में ऑलरेडी है, आप टेबल डिजाइन टैब पे क्लिक करके समराइज विद पिवट टेबल का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका डेटा रेंज फॉर्मेट में है, आप इंसर्ट पे जा करके पिवट टेबल पे क्लिक करके फ्रॉम टेबल और रेंज पे क्लिक कर सकते हैं, and then you can select the table that is there by clicking on table range sales table, and you can put the data onto a new worksheet. जब आप डेटा को न्यू वर्कशीट पे डालते हैं, आपका जो पिवट टेबल है, एक ब्लैंक पिवट टेबल आपको नजर आता है, राइट? और ये जो ब्लैंक पिवट टेबल है, इसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो पहले समझ लीजिए। यहाँ पर आपके पास पिवट टेबल फील्ड्स नजर आएगी आपको, और राइट साइड में, उसके राइट में आपके पास एरियाज होंगे। बाय डिफॉल्ट व्यू जो है वो ये नहीं है, बाय डिफॉल्ट व्यू जो है वो कुछ इस तरीके से नजर आता है। अगर आप एक नॉर्मल व्यू पर काम कर रहे हैं, दिस मे बी द सिनेरियो। यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन क्लिक ऑन फील्ड्स सेक्शन एंड एरियाज साइड बाय साइड। तो ये जो है ये मुझे काफी पसंद है, क्योंकि मेरे सारे पिवट टेबल फील्ड्स मुझे एक साथ नजर आते हैं, एंड देन आई कैन ऑल्सो सी दी 4 एरियाज। अब ये 4 एरियाज है क्या, वो पहले समझ लीजिए। जब भी हम डेटा पर काम करने की कोशिश करते हैं, या जब भी आप डेटा पर काम करते हैं, एक मिनट, ये हाँ, जब भी हम डेटा पर काम करते हैं, जो भी बिजनेस ओनर्स होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए अहम चीज क्या होती है, वो ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या क्या है। मतलब मेरे बिजनेस को, अगर मैं मेरे बिजनेस की हेल्थ जानना चाहता हूं, तो मुझे किन चीजों पर ज्यादा ध्यान या तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहले, अगर एक बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट चीज है तो वो क्या है, या एक बिजनेस के लिए आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या समझते हैं? व्हाट इज इट इंपॉर्टेंट? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस? व्हाट डू यू वांट टू फाइंड फ्रॉम योर डेटा? यस, Relation, सॉरी, sir, relation. रिलेशंस, ओके, सेल्स। देखिए, अगर आप डेटा की तरफ ध्यान देते हैं, ओके, मैं डेटा की बात यहां पे कर रहा हूं। रिलेशंस इज समथिंग दैट इज देयर, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस, ओके। विशाल, योर क्वेश्चन इज, सर प्लीज एक्सप्लेन यूज ऑफ parenthesis एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो विशाल, वी रियली डोंट हैव टाइम उस चीज के लिए, बट मे बी अगर आप चाहें तो वी कैन कनेक्ट सेपरेटली। और ये जो कंट्रोल शिफ्ट एंटर है, ये नॉर्मली एरे फंक्शंस में यूज होता है। उस टॉपिक को मैंने आज कवर नहीं किया है, तो इसलिए शायद से आई वोंट बी एबल टू काइंड ऑफ गेट इनटू दैट। ओके, फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्स के बारे में। बहुत से लोग समझते हैं कि भाई सेल्स इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नंबर्स है, ये अक्सर बिजनेस में मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। व्हेन यू से मैट्रिक्स, दिस इज व्हाट इट मींस। Metrics are basically those numbers or those measures in the business that will explain कि भाई बिजनेस की हेल्थ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप जानना चाहते हैं टोटल प्रॉफिट कितनी है, रेवेन्यू कितनी है, कॉस्ट कितनी है। ये सब चीजें जो है, ये अगर आपको जानना है तो आप उसे वैल्यूज के एरिया में लेकर के जाओगे। दिस इज वेयर यू विल पुट द डेटा। आपके जितने नंबर्स है, जो सेंस बनता है नंबर्स पे काम करने में,
दे विल ऑल गो टू दी वैल्यूज एरिया, जैसे कि यूनिट कॉस्ट है, यूनिट प्राइस है, कॉस्ट है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट है या ऑर्डर क्वांटिटी है, ये सारे के सारे वैल्यूज एरिया में जाएंगे। हमारे पास एक फ्रेम साइज की कॉलम है, लेकिन ये जो फ्रेम साइज की कॉलम है ये एक नंबर है जो कि, क्योंकि ये डेटा जो है एक ग्लोबल बाइसिकल सेल्स कंपनी का है, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो डेटा है ये बेसिकली एक ग्लोबल बाइसिकल कंपनी का है, जो सेल्स डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं। तो ये फ्रेम साइज जो है वो बाइसिकल की साइज है, यानी कि क्या फ्रेम साइज है, और ये इंटरनेशनल डेटा है, तो वहां पर एक स्टैंडर्ड फ्रेम साइजेस वो लोग रखते हैं जहां पर अलग अलग एज ग्रुप के लोग उस चीज को यूज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट इट एक्चुअली मींस। सो फ्रेम साइज जो है, फ्रेम साइज ये भी एक न्यूमेरिकल कॉलम है, लेकिन इसके ऊपर आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आप ना ही इसका एवरेज निकाल सकते हैं, ना ही आप इसका टोटल निकाल सकते हैं, और अगर आप निकाल भी सकते हैं क्योंकि नंबर्स है, आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो सेंस नहीं बनेगा आपके लिए। इसीलिए ये जो डेटा है, जब भी आप डेटा पर काम करते हैं, डेटा दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है क्वालिटेटिव डेटा और दूसरा है क्वांटिटेटिव डेटा। तो याद रखिए कि क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो अक्सर डेटा आपका नॉन न्यू नॉन न्यूमेरिकल होता है, और क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है वो हमेशा न्यूमेरिकल होता है, यानी कि जो नंबर्स, जिन नंबर्स में बिजनेस के लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को और देखते हैं कि क्विकली, कितनी जल्द से जल्द हम एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। सो आप अभी देखेंगे एक्चुअल पावर ऑफ एक्सेल। सो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि टोटल रेवेन्यू जो है कंपनी का वो कितना है। तो जैसे ही मैं रेवेन्यू के चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली रेवेन्यू जो है, यानी कि रेवेन्यू फील्ड जो है वो मेरे वैल्यूज एरिया में जा करके टोटल रेवेन्यू आपको रिटर्न करेगा, राइट। अब ये जो नंबर है ये काफी बड़ा है और इसको रीड करने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। सो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब आप पिवट टेबल्स पे काम करते हैं या पिवट टेबल्स में काम करते हैं, आप हमेशा एक फील्ड लेवल पे काम करते हैं, यानी कि कॉलम के लेवल पे काम करते हैं, ना कि रो लेवल पे या सेल लेवल पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो यहां पर ये जो नंबर है, अगर मुझे इसको आसानी से पढ़ना है या आसानी से एक्सप्लेन करना है, what I will do is I will right click on it, go to the value field settings option, यहां से मुझे नंबर फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहां पर मेरे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से मैं अकाउंटिंग सेलेक्ट करूंगा। और क्योंकि मेरा जो रीजनल सेटिंग है वो इंडिया सेट किया गया है फॉर विंडोज, मैं इसे सिंबल में जाकर के चेंज करके डॉलर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये इंटरनेशनल सेल्स है और मैं इसमें से डेसिमल प्लेसेस को जीरो करके ओके करके दोबारा ओके कर सकता हूँ। अब ये जो नंबर है ये रिलेटिवली इजियर टू रीड हो रहा है, बट अगेन ये मिलियंस में नहीं दिखा रहा मुझे वैल्यू। सो मिलियंस के लिए देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ सेटिंग इट अप, जिसको कहते हैं कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग, बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। अब हम बात करते हैं कि ये जो नंबर है इसको अगर हमें ये समझना है कि कंट्री वाइज किस तरीके से ये $85 मिलियन ब्रेक डाउन किए गए हैं, बिकॉज दिस इज अबाउट $85 मिलियन, 280, सॉरी, या $85.2 मिलियन ऑड, ठीक है। सो व्हाट यू डू हियर इज यू जस्ट क्लिक ऑन कंट्री। जैसे ही आप कंट्री पे क्लिक करते हो, इमीडिएटली आपका जो डेटा है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू डिफरेंट कंट्रीज टोटल्स। सो इस तरीके से आप काफी आसानी से अपने डेटा को ब्रेक डाउन कर सकते हो। अब अगर आपको और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोडक्ट कैटेगरी का डेटा भी है, मैंने कंट्री वाइज डेटा निकाल लिया। अब मुझे ये जानना है कि कंट्री वाइज किस तरीके से, सॉरी, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज किस तरीके के सेल्स हुए हैं मेरे पास। सो अगर मैं प्रोडक्ट कैटेगरी पे क्लिक करता हूं, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो रोज एरिया में चले जाएगा, और यहां पर आपको हर एक कंट्री का जो सेल्स है वो कैटेगरी वाइज ब्रेक डाउन किया जाएगा। अब इसको आप एक अलग तरीके से भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप जानना चाहते हो कि हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी और हर एक कंट्री किस तरीके से ब्रेक डाउन की गई है, नॉट लाइक दिस बट इन अ क्रॉस टैब फॉर्मेट। So I can simply drag this product category to the columns area from here and put it here, or
what I can do is I can drag it from here and put it into the columns area. अब मेरा डेटा जो है वो कितने आसानी से पिवट आउट हो जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं पिवट टेबल्स, ठीक है। आई नो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक लास्ट चीज बिफोर आई क्लोज, और बहुत ही यूजफुल चीज है ये चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इन बड़े नंबर्स को पढ़ने में स्ट्रगल करते हो और आपको सिर्फ परसेंटेज वाइज जानना है कि मेरा टोटल 100% में से कितना परसेंट मुझे हर एक कंट्री और हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी से आया है, यू कैन सिंपली राइट क्लिक ऑन एनी वन ऑफ द वैल्यूज इन दिस पर्टिकुलर डेटा। और देखिए जो नंबर फॉर्मेटिंग मैंने पहले सेल या पहले जब वैल्यू फील्ड पे अप्लाई किया था, तो ये ऑटोमेटिकली सारे डेटा पर अप्लाई होते जाएगा जब भी मेरे पास नया डेटा आएगा तब। सो किसी भी एक सेल पे सेलेक्ट कर राइट क्लिक करके वहां पे ऑप्शंस है शो वैल्यूज एज। अब यहां से आप परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल का इस्तेमाल कर सकते हो। परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल से क्या होगा कि आपका जो टोटल 100 यानी कि टोटल जो आपका वैल्यू है वो 100% हो जाएगा, और हर एक जो वैल्यू है, जो भी आपके कॉम्बिनेशंस है, दे विल बी शोन एज अ परसेंटेज ऑफ दैट 100%। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देख रहे हैं 5.01, सो इस वैल्यू का आप कैसे रीड करेंगे, आउट ऑफ द 100% सेल्स ऑफ बाइक्स इन कैनेडा इज 5.01%। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप राइट क्लिक करके इसको शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल भी करते हैं, तो इससे फायदा ये होगा कि आपके जो कॉलम्स है वो 100% हो जाएंगी एंड योर वैल्यूज विल बी ब्रोकन डाउन बाय दोस 100%। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू अभी 6.92% है। 6.92% ऑफ द एंटायर 100% ऑफ सेल्स फॉर बाइक्स कम्स फ्रॉम कैनेडा। इस तरीके से आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। एंड फाइनली इसको राइट क्लिक करके अगर आप शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ रो टोटल करते हैं, तो दोबारा आपका जो डेटा है वो रो वाइज ब्रेकडाउन हो जाएगा। मतलब कि हर एक कंट्री में प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज कितना डेटा या कितना सेल्स आपका परसेंटेज वाइज अवेलेबल है। ओके, सो इन दिस वे इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू वर्क विथ योर डेटा। सो आज के सेशन के लिए जो भी मुझे आज डिलीवर करना था, आई हैव काइंड ऑफ डिलीवर्ड इट, and obviously we had very little time, but I tried to kind of explain it slowly and steadily. See, I could have explained more topics, but ज़्यादा topics explain करने का कोई मतलब नहीं बनता अगर आपको समझ नहीं आता, तो it would have not been a very good session for you. Okay, so अगर कोई questions है आपके पास या कोई query है, please go ahead. Okay, Hussein wants data for practice. ठीक है, you can connect with me. I will share the data with you for practice. Don't worry. या तो आप कोई भी डेटा ऑनलाइन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स है, कैगल वगैरह है, वहां से आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट, काफी इजीली अवेलेबल हो जाता है। एनी अदर क्वेरीज? ओवरऑल सेशन आपको समझ आया? डिड यू ऑल काइंड ऑफ फील दैट देयर वाज सम बेनिफिट? क्योंकि भाई संडे के दिन सब लोगों ने वक्त निकाला, वही बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो I mean we should appreciate the fact that the working members of MWF, उन्होंने काफी मेहनत की है इस सेशन को जुटाने में और जो काम वो कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको कामयाब करे, और खास तौर पे जो हमारी जो मेहनत चल रही है एजुकेशन पर फोकस करने की फाउंडिंग मेंबर्स की तरफ से, वो काफी अच्छी है। जज़ाकल्लाह भाई, आपने भी जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह काफी वक्त दिया, बीमार होने के बावजूद हम लोग को इतना 2 घंटे का वक्त। हम आपका भी बहुत शुक्र अदा करते हैं। और किसी का क्वेरी नहीं हो तो फिर इसको वाइंड अप कर देते हैं। जी जी, हाँ, नमाज का भी वक्त हो रहा है, तो जी जी। एनीवेज एक, हाँ बोलिए। Yeah, Yes. one question. This is Zeenat. या बोलिए। Avesh, I would like to ask you, Alhamdulillah, it's a very good session. And I Jazakallah. understood about the data analytics, which I wanted to. Yes. And
I wanted to ask you if I want a detailed course on this. So what can I connect with you later? Yeah, you can connect with me later. We can take it forward from there. Yeah. You can start working on Excel, basics of Excel. So Uh-huh. once you So connect with whatever me, I'll share. you started with Excel, that a little bit I know, but I have forgotten because it was been a long time that I had done it. But I was recollecting everything. I was able to recollect it. So See, what inshallah for happens is एक further, बार आप कोई yeah. स्किल सीख लेते हो, so Hmm. कभी कभार जब काफी ब्रेक हो जाता है तो थोड़ा रस्ट हो जाता है, इट डजंट मेक अ Right. डिफरेंस. वो Yeah, एक बार but I आप प्रैक्टिस was करोगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी. तो वही जो डिटेल में करना है मुझे थोड़ा You will be तो able to आप do it. Don't worry. We'll take it forward from there, inshallah. inshallah I'll connect with you later. Okay. Yes, sure. Yeah. All right. Acha, Thank you so much. Yeah, sure. There's just one question about, is VBA used for data analytics? Yes, you can use it. देखो, एक चीज समझ लीजिए कि ये जो कॉन्सेप्ट्स है, एक्सेल, VBA वगैरह जो भी है, ये 1-2 घंटे के सेशन में नहीं समझ में आने वाला है. इसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, और वक्त भी देना पड़ेगा, और अगर जरूरत पड़े तो शायद से थोड़ा सा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रेनर्स आते हैं, वी कैन ऑलवेज अरेंज फॉर ट्रेनर्स, क्योंकि दैट्स व्हाट आवर कंपनी डज. आई एम नॉट ट्राइंग टू एडवर्टाइज इट हियर, बट दैट्स व्हाट वी डू. बट इफ यू नीड एनी सपोर्ट ऑन दोज एरियाज, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो मैक्रोज वगैरह पे काम करते हैं लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं मिलती है. सो हमारे पास ऑटोमेशन एक्सपर्ट्स है जो मैक्रोज पे काम करते हैं. दे कैन हेल्प यू विद इट एंड दे कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. सो पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको मेहनत इस तरफ करनी है कि यू हैव टू प्रैक्टिस. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप सब भूल जाओगे. और 2 घंटे 3 घंटे का काम नहीं है. इट टेक्स एजेस, इट टेक्स इयर्स फॉर यू टू बिकम व्हाट यू लाइक. मुझे करीब, मैं कह सकता हूँ कि मैंने पिछले 15 साल एक्सेल को दिए हैं, और जो भी मैंने सीखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी वक्त मैंने इसके पीछे डाला है वो कभी जाया नहीं गया है. तो प्लीज पुट टाइम बिहाइंड योर वर्क. इफ यू डोंट पुट टाइम, यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू गेट द आउटपुट ऑफ इट. ठीक है. एनीवेज, थैंक यू एवरीवन. खास तौर पे थैंक यू MWF एंड ऑल द मेंबर्स, शोएब भाई, सुफियान भाई, तौफिक मौलाना. आप लोगों का जो सपोर्ट है वो काफ़ी बेहतर है. और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह, अगर मेरी तरफ से आपको कोई भी तरीके का कोई कंट्रीब्यूशन चाहिए in terms of careers in data analytics और careers in MBA, in fact, क्योंकि मैंने 12 साल 13 साल एक MBA प्रोफेसर के तौर पर काम किया है. All that is there. Yes, we have used Excel as a tool. How Python comes in picture for data analytics? देखो, Python जो है उसका जो लर्निंग कर्व है वो काफी स्टीप है, लेकिन I would always encourage people to learn Python if you have an inclination towards programming. अगर नहीं है, नहीं समझ आती लॉजिक वगैरह, तो थोड़ा सा पहले उसे समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप पाइथन पे जाइए, क्योंकि पाइथन कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. पाइथन बहुत आसान है, सबसे पहले. दूसरी चीज, वो फ्री सोर्स है, ओपन सोर्स है. आप एक एप्लीकेशन है एनाकोंडा नेविगेटर, उसको आप डाउनलोड करके पाइथन को यूज कर सकते हैं जुपिटर नोटबुक के जरिए. और कुछ किताबें हैं जो आपको यूज करनी चाहिए. एक बहुत बेहतरीन किताब है डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन, डॉक्टर भारती मोटवानी की. वो आप रेफर कर सकते हैं एज अ बिगिनर, एज अ स्टार्टर. उसके अलावा 2-3 और किताबें हैं डेटा एनालिसिस के लिए, क्योंकि डेटा एनालिसिस के अंदर अगर आप पाइथन पे डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं, तो अगर आप जानते हैं पाइथन के बारे में, जरा भी आपको नॉलेज होगी, तो आपको ये पता होगा कि पाइथन में पैकेजेस करके कुछ चीज होती है, उसमें आपको पैंडास पैकेज जो है उसके ऊपर आपको मेहनत करनी है. तो जुनैद भाई, जो आपने सवाल पूछा है वो ये है कि इज Python great for analysis? Yes, Python is fantastic for data analysis, but you need to use the right learning approach for it. ठीक है. So yes, macros है, Python है, R है, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, बट सही तरीका उसका ये है कि आप पहले बेस बिल्ड करें, और फिर देखो, क्योंकि क्या होता है ना कि आज के जमाने में हमें डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत कम वक्त लगता है. इवन मैं बहुत बार पढ़ने के लिए अगर बैठता हूँ और मुझे कुछ एक कॉल आ गया या तो क्लाइंट का कॉल आ गया, मैं अपने पहले मैं काफी वक्त देता था पढ़ाई के लिए, लेकिन अभी मैंने, बिकॉज आई हैव बीन वेरी बिजी, आई हैव नॉट बीन एबल टू काइंड ऑफ स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. आई जस्ट शेयर माय यूट्यूब चैनल लिंक. किसी ने मुझे पूछा है तो मैं क्विकली आई जस्ट पुट द चैनल्स नेम इन द चैट बॉक्स. आप अवेश भोरनिया करके भी सर्च कर सकते हैं. 2 चैनल्स आएंगे, एक मेरे पर्सनल है और एक दूसरा जो है मैं पढ़ाई के लिए या फिर
पढ़ाने के लिए यूज करता हूँ। Assalamu alaikum, sir. Mohammed here. हाँ या यस मोहम्मद, Thank टेल you मी। for the revision. सॉरी, I got student Mohammed from हाँ बोलो SBI. बोलो मोहम्मद, यस। Thank you for the revision for today. या यू आर माय स्टूडेंट, आई नो दैट। परफेक्ट, ठीक है। मैं आपको मेरा लिंक, जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो भेज रहा हूँ। तो अगर आप इससे जरा भी कुछ फायदा हासिल करते हैं तो प्लीज शेयर इट विद अदर पीपल। देखो सब्सक्राइबर्स तो बढ़ते रहेंगे, आई एम नॉट रियली लुकिंग टू इंक्रीज द सब्सक्राइबर बेस स्पेसिफिकली, बट बढ़ जाए तो बेहतर है। और व्यूज तो बढ़ते ही रहते हैं बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे जो है वो इसको एज अ रिविजन के तौर पर यूज करते हैं। तो प्लीज शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। और मैं Yes, sir. और कंटेंट बनाते रहने वाला हूँ इंशाल्लाह। हाँ मोहम्मद, यू हैव अ क्वेरी? Yeah, we can say them that they can use LinkedIn for as a professional work. जैसे यस हमारे कॉलेज में होता है तो एब्सोल्युटली यस, very लिंक्डइन तो great है ही, platform. लिंक्डइन तो है ही, बट अगर लर्निंग के लिए आप यूज करना चाहते हैं तो लिंक्डइन की लर्निंग की जो वेबसाइट है वो भी काफी अच्छी है। ठीक Yeah. है, आई थिंक हमें रैप अप करना चाहिए क्योंकि काफी लोग जो है वो जमात के लिए जाना चाहते हैं, नमाज के लिए। तो हमें अभी रैप अप करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। ओके, मे बी वालेकुम कभी अस्सलाम। दोबारा मुलाकात होगी। ठीक है ठीक तौफिक है भाई, इंशाल्लाह। ठीक चलिए है, अस्सलाम जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।